नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दिल ही दिल में। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शिमला, आद्या का घर। प्रीति, आद्या तो ज़्यादा मत सोच, सब अच्छा ही होगा और मुझे तो लगता है वो तेरे लिए बेस्ट है। प्रीति आगे बोल ही रही थी कि आद्या ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। प्रीति, ठीक है बाबा, नहीं बोलती कि वो बहुत अच्छे हैं, बस एक दिन तो खुद आएगी और मुझसे कहेगी देख लेना तू। आद्या, वो दिन कभी नहीं आने वाला। प्रीति, देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। चल अब सो जा, कल तेरे ससुराल वाले आएंगे। आद्या उसे गुस्से से घूरती है। प्रीति बोलती है ओके गुड नाइट। आद्या के आंखों से तो जैसे नींद ही गायब हो गई थी। कुछ यही हाल था अभी का भी। कई बार करवटें लेने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर काफ़ी मुशक्क़त के बाद दोनों को नींद आ गई। सुबह प्रीति तैयार होकर किचन में आ गई। वहाँ आद्या की मम्मी पहले से ही मौजूद थी। प्रीति, गुड मॉर्निंग आंटी। समीता जी भी उसे स्माइल करके गुड मॉर्निंग विश करती हैं। प्रीति, लाइए आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। समीता जी, नहीं बेटा तुम बैठो, वैसे भी तुमने हमारी बहुत मदद की है इन दिनों में। प्रीति, क्या आंटी, एक पल में बेटा कहते हैं और फिर दूसरे ही पल में पराया कर देते हैं। आंटी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये बोलते प्रीति के ना चाहते हुए भी आंसू निकल जाते हैं। समीता जी उसे संभालती हैं। किसने कहा तुम अनाथ हो? आद्या जैसे मेरी बेटी है वैसे तुम तो मेरी बेटी हो, इस फैमिली का एक हिस्सा हो। खबरदार, आगे से अगर ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति मुस्कुरा देती है। दोनों मिलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। कुछ देर में संदीप जी आते हैं। प्रीति, गुड मॉर्निंग अंकल, अब आपकी तबीयत कैसी है? संदीप जी, गुड मॉर्निंग बेटा, अभी तो काफ़ी बेहतर है। आद्या कहाँ है? ये सवाल सुनकर समीता जी को याद आता है तो प्रीति से कहते हैं समीता जी, प्रीति आद्या को उठा देना, जरा पता नहीं क्यों आज इतना क्यों सो रही है। वैसे तो कभी इतनी देर नहीं उठी, फिर आज क्या हुआ इसे? प्रीति समझ गई थी कि वो लेट सोई होगी। वो बात संभालते हुए बोली, वो आंटी, मैं और आद्या लेट नाइट तक बात कर रहे थे, उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, शायद इसीलिए अभी तक सो रही है। मैं उसे उठा कर आती हूँ। समीता, ठीक है। प्रीति आद्या को उठाने उसके कमरे में जाती है। प्रीति, आद्या उठ, देख कितने बज गए हैं, कब तक सोती रहेगी, जल्दी उठ। आद्या रुआंसी आवाज़ में, थोड़ी देर सोने देना। प्रीति, क्या सोने देना, टाइम देख, उठ जल्दी, आंटी नीचे नाश्ता करने बुला रही हैं। आद्या, उठना, देख तेरे ससुराल वाले आते होंगे, उठ जा। ससुराल का नाम सुनकर आद्या बिना किसी देरी के उठ खड़ी हुई। प्रीति, क्या बात है, कब से उठा रही हूँ तो उठ नहीं रही है और ससुराल का नाम लिया तो उठ गई। आद्या, चुप कर, कुछ भी मत बोल। प्रीति, ठीक है चल, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। थोड़ी देर बाद आद्या सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। सब लोग नाश्ता करते हैं। श्रेगिल और श्रुति, मम्मा हम कब तक चलेंगे? मिसेस श्रेगिल तैयारी देखते हुए, मैंने आद्या के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं शगुन में देने के लिए, वो देख रही हूँ, सब सही है ना, कुछ रह तो नहीं गया? फिर हम निकलते हैं। श्रुति भी मिसेस श्रेगिल के साथ सारी तैयारियाँ अच्छे से कराती है। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मिस्टर श्रेगिल भी आते और राघव भी वहीं कार ड्राइव कर रहा था। श्रुति, राघव भाई गाड़ी तेज चलाना, हमें जल्दी पहुँचना है। राघव बोलता है, हाँ कुछ देर में वो लोग अपने प्राइवेट जेट में होते हैं, 1 घंटे में वो लोग शिमला पहुंच जाते हैं और वहां से सीधा शर्मा जी के घर के लिए निकलते हैं। राघव ने आद्या की सारी जानकारी निकाली हुई होती है अभी के लिए और मिसेस श्रेगिल के लिए भी। आद्या का पता था उसे। वो लोग कुछ देर में आद्या के घर आए, सब लोगों का स्वागत किया और सारे लोग बैठकर बातें करने लगे। आद्या आज बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसकी छोटी सी स्माइल जो वो सबसे बात करते वक्त दे रही थी, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे जैसे। श्रुति, आद्या और प्रीति घुल मिल गए थे। स्पेशल प्रीति और श्रुति तो जैसे बचपन की दोस्त हो ऐसे बात कर रही थी। वीरू और राघव साथ में बैठे हुए थे और वीरू अपनी बातों से राघव को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। राघव ने प्रीति को देख मन में सोचा, ये मुझसे तो कभी इतने अच्छे से बात नहीं की और यह देखो श्रुति अभी ही मिली और उसे तो कितनी बातें कर रही है। सच कहा है किसी ने, औरत को समझना बहुत मुश्किल है। वो एक गहरी सांस लेता है। मिस्टर नारायण के कहने के मुताबिक शादी 2 वीक बाद तय की गई थी। सारे लोग बहुत खुश हो गए। श्रुति ने फौरन अभी को मैसेज ड्रॉप कर दिया
और साथ में ये भी लिखा कि भाभी बहुत अच्छी और खूबसूरत हैं। उसने आद्या और प्रीति और वीरू के साथ सेल्फी ली थी और आद्या के कुछ फ़ोटोज़ भी जो उसने अभी को भेज दिए थे। अभी इस वक्त मीटिंग में था जो उसने अपना फ़ोन नहीं चेक किया था। थोड़ी देर बाद सब जाने के हुए तो प्रीति किचन में कुछ काम से चली गई। वहाँ राघव पानी पीने के बहाने से उसके पीछे आ गया। प्रीति को उसने आने की बिल्कुल भी पता नहीं था। वो जैसे पीछे पलटी उसे राघव अपने सामने दिखाई दिया। वो इसे इग्नोर करके बाहर जाने लगी। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और करीब करके कहा, इग्नोर क्यों कर रही हो? प्रीति ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपने हाथ की तरफ किया। राघव समझ गया कि वो अपना हाथ छुड़ाने को बोल रही है, लेकिन राघव ने कमर से पकड़कर और करीब खींच लिया और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मुझसे नाराज हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे इग्नोर मत करो, दिल जलता है। ये कहकर वो प्रीति के और करीब आ गया और माथे पर किस करने के बाद उसे मुस्कान देकर वहां से चला गया। प्रीति अभी भी आंखें बंद किए वहीं खड़ी थी। जब उसे आद्या ने आवाज़ दी तब जाकर वो होश में आई। आद्या खड़े खड़े ही सो गई थी क्या? प्रीति अपनी नज़र चुराने लगी। आद्या फिर से बोले, अरे मैं कुछ बोल रही हूँ तो चुप क्यों खड़ी है, कुछ तो बोल। आद्या बोली, बोलेगी अब कुछ? प्रीति, कुछ नहीं, मैं बस पानी पीने गई थी। ये बोलो आद्या के कमरे में चले गए। उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, ना चाहते हुए भी उसे बार बार राघव का चेहरा सामने नजर आ रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। श्रुति भी अभी के ऑफिस से आने के बाद उसे सारी बातें बता रही थी और अभी सिर्फ स्माइल करके सुने जा रहा था। वो बार बार आद्या के वो फोटो को याद कर रहा था जो श्रुति ने उसे सुबह भेजी थी। ऐसे ही दिन बीत गए और वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आद्या और अभिमन्यु की आज शादी होती है। सारे गेस्ट वेन्यू पर पहुंच जाते हैं सिवाय दूल्हे राजा के। राघव और सुशांत अभिमन्यु को फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। श्रेगिल हाउस अभिमन्यु अपने कमरे में बैठा हुआ एक फ़ोटो देख रहा था जिसमें दो छोटे बच्चे थे जो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। ऐसे कई सारी फ़ोटो वहाँ पड़े हुए थे जिनको अभी देखकर मुस्कुराया जा रहा था। वो बच्चे और कोई नहीं, अभिमन्यु और शिवांश थे। शिवांश अभी का बचपन का दोस्त है जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और उसके साथ ही उसका बिजनेस राइवल भी है। अभी उसका शिवांश के बचपन की बातों को याद करते उसे बहुत मिस कर रहा था। इस बात की गवाह उसके आंसू दे रहे थे। अभिमन्यु की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अभिमन्यु और शिवांश बचपन के दोस्त होते हैं। कुछ गलतफहमी की वजह से दोनों की दोस्ती टूट जाती है। जब अभिमन्यु ने साहिल सक्सेना को बर्बाद कर दिया था, उसकी कंपनी में काम कर रहे लोगों की लिस्ट अभी ने राघव से मांगी थी। अभी को तब आद्या के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इस वक्त मॉल में अभी ने राघव को गिफ्ट लेने को बोला था, लेकिन वो खुद भी उसी मॉल में गया था। तब उसने पहली बार आद्या को देखा था। तब से उसका दिल आद्या पे आ गया था। अभी आद्या को अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहता था, लेकिन उसके पहले ये सब हो चुका था। कहीं ना कहीं अभी सबका जिम्मेवार शिवांश को ही मान रहा था, क्योंकि एक बिजनेसमैन होने की वजह से अभी को इतना तो पता था कि कहीं ना कहीं शिवांश को उसके बारे में सारी बातें पता रहती हैं। और उस दिन जो क्लब में हुआ था तब से अभी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये हो ना हो, ये शिवांश नहीं करवाया होगा। लेकिन फिर भी इस बात को मानने के लिए अभी का दिल मानने को तैयार ही नहीं था, जबकि सारे सबूत शिवांश के और ही इशारा कर रहे थे। आद्या ने सक्सेना की कंपनी ज्वाइन की और पहले दो कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया था। एक सक्सेना के यहाँ जहाँ वो एक कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट हो गई थी और दूसरा शिवांश की कंपनी में जहाँ उसका प्रोसेस चल रहा था। अभी को इस बात का पता लग चुका था शिवांश आद्या को पसंद ना कर ले। इसी डर से अभी ने आद्या से शादी करने के लिए फौरन ही हाँ कर दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। अभी अपने फ़ोन पर टाइम देखता है और तैयार होकर थोड़ी ही देर में वेन्यू पर पहुंच जाता है। वहीं शिवांश भी वेन्यू पर पहुंच जाता है। आइए जानते हैं शिवांश के बारे में। ये बिल्कुल अभिमन्यु जैसा ही है, बहुत ही हैंडसम, 5.7 इंच की ऊंचाई, गोरा रंग और बहुत ही तीखे नैन। कुल मिलाकर शिवांश बहुत ही हैंडसम लगता है। शिवांश बहुत ही हैंडसम लगता था। उसके वहाँ आते ही आई हुई वहाँ की लड़कियाँ आहें भरने लगी। श्रुति की दो दोस्त भी आई थी, प्रज्ञा और रिया। जब रिया ने शिवांश को देखा तो देखती ही रह गई। रिया ने प्रज्ञा को भी शिवांश को दिखाया। वहाँ श्रुति नहीं थी, वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद रिद्धिमा जी ने शिवांश को कॉल कर अपने पास बुलाया, क्योंकि वो बिजनेस के
के सिलसिले में देश से बाहर गया हुआ था। आज 2 महीने के बाद लौटा था। शिवांश भी अपनी मम्मी से मिलने उनके कमरे में जा रहा था। वो फ़ोन चलाते हुए जा रहा था और सामने से एक लड़की अपना दुपट्टा ठीक करते हुए आ रही थी। दोनों की ही नज़र नहीं थी और फिर क्या था, दोनों बहुत ज़ोर से टकराए। शिवांश का फ़ोन नीचे गिर गया। वहीं वो लड़की भी गिरने वाली थी कि शिवांश ने उसे पकड़ लिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रुति थी। हाँ जी, वो लड़की श्रुति ही थी। श्रुति ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। वो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर वो बोलना चालू किया, तुम अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है? यहाँ आंखें बंद करके चलने का रिवाज है। और ना जाने क्या क्या वो बोलती जा रही थी कि उसके होठों पर शिवांश ने उंगली रख दी। जब श्रुति को ये एहसास हुआ तो पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। यही हाल शिवांश का भी था। श्रुति की नज़र जैसे ही शिवांश पर पड़ी, उसका दिल जैसे बाहर आने को मचल रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों ही इस एहसास में खो चुके थे। अपने आसपास का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो दोनों को देखकर किसी ने जोर से श्रुति का नाम पुकारा, जिस वजह से शिवांश और श्रुति पीछे की ओर देखने लगे। सुशांत को यहाँ देखकर श्रुति फौरन वहाँ से उसको लेकर नीचे चली गई। वहीं ये सब देखकर शिवांश ने एक स्माइल पास की और कहा, बहुत ही जल्द वो दिन आ जाएगा जब मैं इसे तुमसे दूर कर दूंगा। ये कहकर शिवांश अपने परिवार से मिलने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राघव, ये तुम जो भी कर रहे हो ना, अच्छा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा तो तुमसे जो होता है वो कर लो। प्रीति, मैं तो किस करके ही जाऊँगा, सोच लो। अब तो आधे की शादी होने जा रही है अभिमन्यु से, तो इस रिश्ते से अभिमन्यु मेरे जीजू हुए। याद रखना, मैं उनको तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी कि कल तुमने मुझे ब्लैकमेल करके छत पर बुलाया था। राघव, आगे भी तो बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए कल तुमको अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया था और तुमने हाँ भी बोला था। प्रीति ड्रामा करते हुए, अच्छा हाँ कहा था मैंने। राघव, अभी बताता हूँ मैं, तुमको बहुत मस्ती सूझी है ना। प्रीति, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, राघव आद्या को लेकर जाना। राघव, ठीक है जरा जा रहा हूँ। अच्छा सुनो। प्रीति, हाँ बोलो। राघव बोलता है, ज़रूरी बात है, यहाँ तो आओ जरा। प्रीति उसके पास जाती है। राघव जल्दी से उसे किस करके चला जाता है। प्रीति बोलती है, पागल कहीं का। प्रीति और श्रुति आद्या को लेकर आते हैं। आद्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी दुल्हन के ड्रेस में। अभिमन्यु ने जब आद्या को देखा तो देखता ही रह गया। आद्या ने भी अभी को एक नज़र देखा और चुपचाप उसके बाजू में बैठ गई। यही सबकी नोकझोंक के साथ शादी संपन्न हो गई। आद्या और अभी ने सब बड़ों के आशीर्वाद ले लिए। आज अभी सिर्फ इस बात से खुश था कि उसकी शादी अपनी ही पसंद की लड़की से हो रही है। अभी आद्या को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था और वो इस बात से बहुत खुश था कि उसकी शादी आद्या से हो रही है, लेकिन उसको इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि आद्या को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इन दिनों अभी ने अपने आप से वादा किया कि वो आद्या को हमेशा खुश रखने का कोशिश करेगा और उसको बहुत प्यार देगा। श्री गेस्ट हाउस सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। आद्या तो वहाँ की चकाचौंध देखकर दंग रह गई थी। ये सब उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, आज असली में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और अभिमन्यु तो शादी के मंडप से लेकर अब तक आद्या को ही देखे जा रहा था। आद्या के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी, जिसे देखकर अभी मन ही मन खुश हो जाता था। फिर मिसेस श्रेगिर आद्या के घर प्रवेश की रस्म पूरी करवाती हैं। सारी रस्में खत्म हो जाने के बाद श्रुति आद्या को अभिमन्यु के बेडरूम तक ले जाती है। आद्या सब कुछ ध्यान से देख रही थी। एक दीवार पर अभी और उसके परिवार और दोस्तों की बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें थी। आद्या वो सारी तस्वीरों को देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। अभी ने धीरे से आके आद्या को पीछे से गले लगा लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। आद्या एकदम से चौंक कर पीछे देखती है तो अभी उसको प्यार भरी नजरों से देख रहा था। आद्या अपने हाथ से अभी को थोड़ा पीछे की ओर हटा देती है। आद्या, यही दूरी बनाए रखना, तुम ठीक है ना? अभी प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमता है। अभी जैसा तुम कहो आद्या। आद्या उसको इग्नोर करके अपने कपड़े लेकर बदलने चली जाती है। उसको जाता देख अभी मुस्कुराए बिना नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद अभी को राघव का कॉल आता है। राघव अभी को बताता है कि कल उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दोनों मीटिंग से रिलेटेड बात करते हैं। कुछ देर के बाद अभी फ़ोन कट कर देता है। अभी पीछे मुड़ के देखता है तो आद्या वॉशरूम से बाहर ही निकल रही है।
अभी अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला जाता है। आद्या को सोच के बेड पर सो जाती है। आद्या के मन में अभी की बातें चल रही होती हैं कि उसकी इतनी जल्दी अभी से शादी हो गई। कुछ देर में अभी आता है। वो अलार्म लगाकर आद्या को एक नज़र देखता है, जो आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही होती है। अभी उसको देख के मुस्कुराता है और चुप करके उसके बाजू में आकर सो जाता है। अभी के सोने के बाद आद्या अपनी आंखें खोल के अभी को देखती है, जो दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ होता है। अभी उसको वैसे ही देखते हुए बोलता है, अभी सो जाओ, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। इतना तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आद्या अपने मन में सोचती है, इसके पीछे भी दो आंखें हैं क्या? ये पहले से इतना अच्छा है या मुझे देखकर बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? जो भी है मैं पता लगा कर रहूँगी। फिर आद्या भी दूसरी साइड लेट जाती है। सुबह अभी जल्दी से उठकर वर्कआउट करने के लिए अपना पर्सनल जिम चला जाता है। आद्या अभी भी सो रही होती है। कुछ देर बाद अभी का अलार्म बजने की आवाज़ सुन के वो उठ जाती है। आद्या, जब उठना नहीं होता तो लगाते ही क्यों हैं? आद्या उठती है और कमरे में देखती है, लेकिन वहाँ अभी नहीं होता। थोड़ी देर में आद्या अपने कपड़े लेकर नहाने चली जाती है। आद्या ने आज रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहनी थी, जो उसके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही होती है। वो तैयार होकर नीचे जा रही थी कि अभी अपना फ़ोन चलाते रूम में आ गया। दोनों ही एक दूसरे से अनजान अपनी ही धुन में चले जा रहे होते हैं कि अचानक टकरा जाते हैं। अभी बिना वक्त गवाए आद्या को पकड़ लेता है। आद्या भी डर के मारे आंखें बंद करके अभी को कसकर पकड़ लेती है। अभी जब आद्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसका दिल आज फिर सीने से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आद्या को जब लगता है कि वो ठीक है तो वो अपनी आंखें खोल कर देखती है। जो उसे कब से देखे जा रहा था वो अभी की तरफ देखती है, लेकिन अभी तो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। अभी आद्या को सही से खड़ा करता है। आद्या जाने को होती है तो अभी उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी, बहुत खूबसूरत लग रही हो वाइफी। आद्या, वाइफी? अभी, हाँ तो बीवी हो तुम मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, तो वाइफी ही बोलूँगा ना। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? ठीक है तो स्वीट हार्ट बोलूँ, चलेगा क्या? आद्या, अरे अरे, वाइफी ही ठीक है। मेरा मतलब है कि वो मेरा मतलब कि अभी आद्या के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसको चुप करा देता है। अभी, ठीक है वाइफी, मुझे समझ आ गया तुम्हारे सारे मतलब। आद्या, श्रुति तुम आओ ना। श्रुति का नाम सुन के अभी अपने पीछे देख ही रहा था कि आद्या मौका देकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। अभी उसके जाते हुए देखकर हंसने लगता है। फिर वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ आद्या अपनी सास और ससुर के पैर छू के आशीर्वाद लेती है। श्रीमती श्रेगिल आद्या को बताती हैं कि आज उसकी पहली रसोई है, उसको आज कुछ मीठा बनाना होगा। आद्या भी अपना सर हाँ में हिला के किचन की ओर चली जाती है। थोड़ी देर में अभी तैयार होकर आता है। अपनी मम्मी और पापा को गुड मॉर्निंग कहता है। मिसेस श्रेगिल उसको कुछ कहती हैं। उसके पहले अभी ने मिसेस श्रेगिल से कहा कि उसकी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो बिल्कुल भी देरी नहीं होना चाहता। ये कह के वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। मिसेस श्रेगिल उसको आवाज़ लगा रही हैं, अभी 2 मिनट रुको, लेकिन अभी तब तक जा चुका होता है। मिसेस श्रेगिल, 1 मिनट रुक जाता तो क्या होता? नारायण श्रेगिल, रिलैक्स पार्वती, उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसीलिए चला गया, उसमें इतना क्या बोले जा रही हो? मिसेस श्रेगिल, पहले की बात कुछ और थी, अब तो उसकी शादी हो गई है। और आप ही सोचिए नारायण, क्या शादी के पहले ही दिन कोई ऑफिस जाता है क्या? नारायण, अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उसको समझा देना। मिसेस श्रेगिल, दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हैं। श्रुति आती हुई कहती है, मम्मा आज तो बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी से ब्रेकफास्ट। मिसेस श्रेगिल, हाँ अभी लगवाती हूँ। इतने में आद्या खीर लेकर आते हैं। श्रुति, भाभी ये आपने बनाई है? आद्या बोलती है, हाँ श्रुति, लेकिन क्यों? श्रुति उससे बोलती है, घर में इतने सारे नौकर हैं तो फिर आपने क्यों बनाया? मिसेस श्रेगिल कहती हैं कि आज आद्या की पहली रसोई है। श्रुति, पहली रसोई? अब ये कौन सी नई रस्म है मम्मा? मिसेस श्रेगिल उसके रस्म के बारे में सब कुछ बताते हैं। श्रुति, ओह माय गॉड, इसका मतलब मुझे भी शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा? ओह नहीं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। आद्या उसकी हालत देखकर कहती है, डोंट बी पैनिक श्रुति, मैं तुम्हें ये सब बनाना सिखा दूंगी। आद्या बाकी के नौकर को ब्रेकफास्ट लगाने को कहती है। सारे नौकर उसकी बात सुनकर ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। मिसेस श्रेगिल सबको ब्रेकफास्ट करने को कहती है। आद्या बार बार अपने कमरे की तरफ देखे जा रही थी। आद्या, ये नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? इतना कौन नहाता है?
क्या आज क्या पूरी टंकी खाली कर देंगे? मिसेस रेगिल आद्या को देखकर कहती हैं, अभी को आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी में निकल गया। आद्या ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अभी आज उसको बिना बताए चला गया। ओह नहीं, तू भी क्या करती थी? बार बार वहाँ देखने की क्या बेवकूफ़ी है यार। नाश्ता होने के बाद नारायण कुछ काम से बाहर जाते हैं। श्रुति भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। आद्या अपने कमरे में जाती है। उसका फ़ोन बज रहा था। आद्या जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है, जो कि उसकी मम्मी का फ़ोन होता है। आद्या अपनी मम्मी का फ़ोन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आद्या एक एक करके अपने परिवार वालों से बात करती है। आखिर में वो प्रीति से बात करती है और उसको आज जो हुआ वो सब बताती है। प्रीति उससे काफ़ी मज़ा लेती है। प्रीति, अच्छा सुन, तू एक बात बतानी है। आद्या खुश होते हुए, अच्छा जल्दी बता, कौन सी बात बतानी है तुझे? प्रीति, अभी नहीं, जब तुझसे मिलूंगी ना तब बताऊंगी। आद्या, नहीं, मुझे अभी सुनना है, जल्दी से बोल। प्रीति, नहीं तो पहले मुझे मिल, फिर सब कुछ बताऊंगी। आद्या बोलती है, अच्छा ठीक है। दोनों इधर उधर की बातें करते हैं और फिर आद्या फ़ोन कट कर देती है। एक नौकर उसके पास आती है और कहती है कि उसको मिसेस श्रेगिल बुला रही हैं। आद्या भी मिसेस श्रेगिल के पास चली जाती है। आद्या मिसेस श्रेगिल के कमरे में आते हुए कहती है, आपने मुझे बुलाया मम्मा? मिसेस श्रेगिल, हाँ आओ ना बेटा। आद्या मिसेस श्रेगिल के पास बैठ जाती है। दोनों सास बहू कुछ देर तक इधर उधर की बात करती हैं। मिसेस श्रेगिल का इतना अपनापन देख के आद्या की तो आंखें भर आती हैं। मिसेस श्रेगिल आद्या को रोता हुआ देखकर घबरा जाती हैं और आद्या से कहती हैं, मिसेस श्रेगिल, क्या हुआ आद्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आद्या, नहीं मम्मा, आपने कुछ ऐसा नहीं कहा है। आपका इतना अपनापन देख के मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। मैं भी ना उनसे सब कुछ शेयर करती थी। मिसेस श्रेगिल, ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो उनकी जगह तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और जो भी तुम्हारे दिल की बात है वो तुम मुझे खुल के बता सकती हो। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी हो मुझे बता सकती हो। आद्या बोलती है, जी मम्मा, मुझे जो भी बात कहनी होगी ना वो मैं आपसे बेझिझक कह दूंगी। मिसेस श्रेगिल, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मुझ पर इतना भी भरोसा करती हो। आद्या, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? मिसेस श्रेगिल, अगर ऐसा होता तो मुझे अभी बताती कि तुमको सुबह वाली बात का बुरा लगा है। आद्या अपनी आंखें चुराते हुए, कौन सी बात? मुझे तो कुछ याद नहीं। मिसेस श्रेगिल, अच्छा क्या सच है तुमको कुछ याद नहीं? आद्या इस बार कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन मिसेस श्रेगिल उसकी आंखों में अभी के लिए गुस्सा साफ साफ देख रही थी। वो आद्या से कहती हैं, आद्या, अभी सारी रस्म के बारे में भी कुछ नहीं पता। यकीन मानिए बेटा, नहीं तो अभी ऐसा नहीं है कि वो किसी को चोट पहुंचाए। आद्या अभी भी कुछ नहीं कहती, बस मिसेस श्रेगिल के पास सुनती है। मिसेस श्रेगिल कुछ सोच के आद्या से कहती हैं, बेटा तुम ना एक काम करो, आज का डिनर ना तुम बना लो। आद्या हाँ कह देती है। कुछ देर बाद मिसेस श्रेगिल को उनके किसी दोस्त का फ़ोन आता है तो वो उनसे बात करने चली जाती हैं। आद्या भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि आज वो क्या बनाए। वो सारी रेसिपी ऑनलाइन सर्च करती है। दूसरी ओर अभिमन्यु अपनी मीटिंग ख़त्म करके अपने कैबिन में बैठा हुआ और कुछ काम कर रहा था। इतने में सुशांत उसके कैबिन में आता है। सुशांत, अरे भाई तू यहाँ? अभी ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कौन होगा? सुशांत, हमेशा इसे जवाब देना ज़रूरी है क्या? अभी हमेशा इसे बकवास करना ज़रूरी है क्या? सुशांत, तुमसे ना बात ही करना बेकार है। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता भाभी ने क्या बनाया था? आद्या के बारे में सुन के अभी को सुबह वाली बात याद आ जाती है, जिसको सोच के वो मुस्कुराए बिना नहीं रहता। सुशांत, ओहो, कोई तो रोक लो। अभी अपने होश में आता हुए कहता है, घर में इतने सारे नौकर है, मेरी बीवी क्यों बनाए खाना? आखिर घर में इतने सारे नौकर है तो वो क्यों बनाएगी खाना? सुशांत, मेरी बीवी? अभी हाँ तो मेरी बीवी है तो मेरी ही कहूँगा ना। तू ये सब छोड़, ये बता कि आद्या क्यों बनाएगी खाना? सुशांत, अरे भाई मतलब तुझे कुछ भी नहीं पता? अभी क्या नहीं पता? सुशांत अभी को पहली रसोई के बारे में सब बताता है। अभी क्या शौक हो जाता है। सुशांत, हाँ क्यों, तू इतना शौक क्यों हो रहा है?
अभी सुबह वाली बात सुशांत को बताता है। सुशांत, क्या यार तूने ये अच्छा नहीं किया भाभी के साथ। अभी उसको घूर के देखता है। सुशांत, अब मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने थोड़ी ना बोला था ये सब करने को। चल अब मैं चलता हूँ। भाभी के गुस्से से बचने के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी सुशांत के जाने के बाद बहुत सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिस वजह से आधे की नाराज़गी दूर कर सके। बहुत देर सोचने के बाद उसको एक आइडिया आता है और वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके लग जाता है। श्रेय गिलाव आद्या डिनर की तैयारी करने किचन में ही जा रही होती है। वो एक सर्वेंट को अपने पास बुलाती है। नौकर, जी मैडम बोलिए। आद्या, वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है तो तुम तो जानती ही हो मुझे इस घर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे कुछ पूछना है तो क्या तुम बताओगी मुझे? नौकर, जी मैडम पूछिए आप। आद्या, हाँ लेकिन तुम किसी को बताना मत। वो क्या है ना, तुम्हारे अभी सर को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ मैं, इसीलिए। नौकर, ठीक है मैडम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आद्या, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे अभी सर को खाने में क्या क्या ज़्यादा पसंद है? नौकर, मैडम ज़्यादातर अभी सर के लिए पनीर की डिशेस बनती है। आद्या, ओह अच्छा, और उनको क्या नहीं पसंद है? नौकर को सोच के कहती है, अभी सर को ना मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। आद्या, थैंक यू, अब तुम जाओ। और हाँ, मैं खुद बना लूँगी सब। और हाँ प्लीज़ किसी को बताना मत, वो मैंने कहा था ना सरप्राइज। नौकर, हाँ मैडम मुझे पता है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। और इतना बोलकर सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। आद्या अपने मन में ही सोचती है, तो मिस्टर हस्बैंड को मशरूम नहीं पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो बड़े पसंद है। मैं तो आज मशरूम की डिशेस बनाऊंगी। आद्या फिर जल्दी जल्दी से किचन में मशरूम के डिशेस बनाने में लग जाती है। और इधर अभी ये सोच रहा है कि आद्या उससे नाराज़ है, इसीलिए उसको मनाने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है श्रेगिल हाउस। आद्या किचन का काम ख़त्म करके अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होने के बाद वो रूम से बाहर आती है। इतने में आद्या को मिसेस श्रेगिल दिखाई देती हैं, जो थोड़े टेंशन में होती हैं। आद्या उनके पास जाती है। आद्या बोलती है, क्या हुआ मम्मा, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इतने टेंशन में लग रहे हो, मुझे बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मिसेस श्रेगिल गहरी सांस लेके कहती हैं, हाँ आद्या बेटा, वो कुछ दिनों में अभी की दादी आने वाली हैं। आद्या, क्या अभी की दादी भी हैं? मेरा मतलब है कि मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं है और शादी में भी उनको नहीं देखा था। आद्या उनसे ये सब बोलती है। मिसेस श्रेगिल आद्या की बात सुनकर कहती हैं, हाँ बेटा, वो ना वृंदावन गई हुई थी दर्शन के लिए, अभी आ रही हैं वो यहाँ पर। आद्या, ओ तो फिर दादी तो गुस्सा होंगी ना शादी का सुन के। मिसेस श्रेगिल, यही तो समस्या है। मिसेस श्रेगिल आद्या को देखते हुए, तुम टेंशन क्यों ले रही हो आद्या? आद्या, अगर दादी को मैं पसंद नहीं आई तो? मिसेस श्रेगिल कहती हैं, तो क्या तुम्हारी शादी थोड़ी तोड़वा देंगे? और वैसे भी उनके लिए अभी की पसंद ज़्यादा मायने रखती है, तो तुम उनको पसंद आ ही जाओगी, देख लेना तुम। आद्या, मैं ज़रा आती हूँ। श्रुति के पास जाकर, पता नहीं कॉलेज से आई है तब से मूड ऑफ लग रहा है उसका, देख कर आती हूँ। फिर टाइम देकर कहती है, लो अभी के आने का टाइम हो गया है। ये कहकर वो श्रुति के रूम की ओर चल देती है। आद्या अपने कमरे में जा रही है कि उसको गाड़ी की आवाज़ आती है। वो गेट पास आकर देखती है, अभी कार से उतर रहा था। आद्या एक स्माइल करती है। अभी अपने कमरे में आता है। आद्या उसके इंतजार में बैठी हुई होती है। अभी एक नज़र आद्या को देखता है और वॉशरूम की ओर जाने को होता है। आद्या उसके पास आती है और बहुत ही प्यार भरी नज़रों से अभी को देखती है। अभी अपने आप से कहता है, मुझे तो लगा था कि ये मुझे इग्नोर करेगी, गुस्सा होगी, नाराज़ होगी, लेकिन ये तो बहुत प्यार से मुझे देख रही है, क्या बात है। आद्या अभी के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए अभी से कहती है, आज सुबह जब मैंने खीर बनाई थी तुमने तो खाई नहीं, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए स्पेशली बहुत सारे डिशेस बनाई हैं। अभी आद्या की आंखों में देखते हुए कहता है, और अगर मैं खाने से मना कर दूं तो? आद्या अभी के मुंह पर हाथ रख के कहती है, तो मेरा दिल टूट जाएगा, अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये सुन के तो अभी को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आद्या है जो हर वक्त उसके साथ लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। आज तो उसको आद्या की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर आद्या उस पर इतना प्यार क्यों लुटा रही थी? अभी बहुत खुश हो चुका था। वो आगे बढ़ के आद्या के माथे पर किस करके फ्रेश होने चला जाता है।
आद्या समझ जाती है कि अभी उसके जाल में फंस चुका है। फिर वो मन में कहती है, अब आएगा मज़ा, बहुत मीटिंग अटेंड करनी थी ना। आद्या किचन की तरफ जाती है और डाइनिंग टेबल पर सारे डिशेस अच्छे से लगाती है। श्रुति भी उसकी मदद करती है। पार्वती जी भी आते हैं, कहते हैं, क्या बात है भाभी, और ननद का प्यार देखने को मिल रहा है। ये सुन दोनों मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर में अभी और नारायण जी भी आ जाते हैं। सब लोग डिनर करने बैठते हैं। पार्वती जी आद्या की तरफ खुशी से देखते हुए कहती है, आद्या ये सब तुमने बनाया है। आद्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। आद्या सबको खाना सर्व करने लगती है। पार्वती जी मशरूम देकर कहती हैं, आद्या बेटा ये मशरूम। आद्या अभी की तरफ देकर कहती है, हाँ मैंने बहुत प्यार से बनाया है। पार्वती जी, बेटा लेकिन अभी ये नहीं खा सकता, मशरूम खाने से वो बहुत बीमार हो जाता है। आद्या, वो ऐसी बात है, मैंने तो बहुत प्यार से बनाया था, खुद से बनाया था, किसी सर्वेंट से भी नहीं बोला था बनाने को। पार्वती जी, कोई बात नहीं, अभी के लिए कुछ दूसरा बनवा देते हैं। अभी नहीं मॉम, मैं यही खाऊंगा। पार्वती जी, पर बेटा ये खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। अभी नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी आद्या को देखकर सर्व करने का इशारा करता है। अभी अपने मन में मुस्कुरा कर कहता है, ओह तो ये बात थी, कोई बात नहीं मिसेस आद्या अभिमन्यु श्रेगिल, ये दर्द की दवाई तो मैं आपसे करा कर ही रहूँगा। दर्द फिर मुस्कुरा कर जीना। अभी खाना खाने लगता है। सब खाना ख़त्म करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर आद्या भी बहुत खुश थी कि आखिर अभी उसके जाल में फंस चुका था और उसने खाना भी खा लिया था। थोड़ी देर बाद आद्या अपने कमरे में जाती है। अभी बेड पर सोया हुआ था। आद्या चेंज करके अभी के साइड में बैठकर फ़ोन लेकर बैठ जाती है। आद्या अभी को सोता देख मन में बोली, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, आराम से तो सो रहा है, मैं भी ना ज़्यादा ही सोच रही थी। आद्या काफ़ी टाइम से अभी को नोट कर रही थी। उसने आखिरकार एक बार अभी को आवाज़ लगाई। आद्या ने अभी को 2-3 बार उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी वैसे का वैसा ही लेटा रहा। अब आद्या को थोड़ी टेंशन हो गई थी। वो फिर से अभी को उठाने लगी कि अभी खुद से उठ गया। अभी खुद से बेड से उठ जाता है और आद्या को देखकर कहता है, मैं भी नहा लेता हूँ, तब तक तुम प्लीज़ मेरे लिए नाश्ता बना दोगी ना। आद्या हाँ बोलकर जल्दी से अपने बाल बना लेती है और फिर नीचे आकर जल्दी से किचन में चली जाती है। कुछ देर में मिसेस श्रेगिल, पार्वती जी आती हैं और घर में बने हुए मंदिर में जाकर पूजा करती हैं। फिर वो एक नौकर को बुलाती हैं, पार्वती जी जाओ आद्या को बुला कर लाओ। नौकर उनको बताती है कि आद्या किचन में है और अभी और बाकी सब के लिए नाश्ता बना रही है। ये सुन पार्वती जी को बहुत ही खुशी होती है। इतने में अभिमन्यु अपनी माँ को देखकर उनके पास आता है। अभी खुश होता है, पार्वती जी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अभी को आज इतना खुश देखकर पार्वती जी को भी बहुत खुशी हो रही थी। पार्वती जी भी अभी को गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटा, आज तुम्हें इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई और ये सब आद्या की वजह से हुआ है ना। तुम आद्या की वजह से ही खुश हो ना। पार्वती जी अभी से पूछती है। पार्वती जी अभी को छेड़ते हुए कहती हैं, अभी क्या मम्मा आप भी। इतने में श्रुति वहाँ आते हुए कहती है, हमें भी कोई देख लो, घर में सबको भाई की ही पसंद है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। श्रुति की बच्चों वाली बात सुन पार्वती जी और अभी हंस देते हैं। पार्वती जी उसके पास जाती बोलती है, एक माँ के लिए ना उसके सारे बच्चे एक समान होते हैं, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। श्रुति, मम्मा आप भी ना। अभी मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए हैं वो, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, पापा दिख नहीं रहे हैं। पार्वती जी अभी की बात सुनकर बोलती है, अरे हाँ उनको आज किसी काम से बाहर जाना पड़ा। श्रुति बोलती है, और भाभी कहाँ हैं, वो नज़र नहीं आ रही हैं। पार्वती जी अभी को देखकर कहती हैं, वो अपने पति के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। श्रुति अभी को छेड़ते, ओहो पति के लिए, वाह क्या बात है, आजकल तो बहुत खातिरदारी की जा रही है भैया की। अभी उसको घूर कर देखता है। श्रुति जल्दी से डाइनिंग एरिया में जाकर बैठ जाती है। आद्या सर्वेंट से कहकर नाश्ता टेबल पर रखवाती है और आद्या ने अभी के लिए हेल्थी नाश्ता बनाया था और उसको सर्व करती है। जब आद्या नाश्ता सर्व कर रही थी, अभी की नज़र आद्या पर ही टिकी हुई होती है। अचानक अभी को एक आइडिया आया। अभी के मन में एक आइडिया आया था। अब क्या सोच रहा था ये तो सिर्फ वो ही जानता था। अभी अपने आप से कहता है, अब तो ये नाश्ता मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, देखना आद्या। आद्या सबको नाश्ता देने के बाद अभी के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अभी थोड़ा उसके पास आकर कहता है, अभी आद्या। आद्या उसकी अपनी आंखों के इशारे से पूछती है, क्या हुआ। अभी मुझे ना यहाँ पर दर्द हो रहा है। वो अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है,
आद्या ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। आद्या को ऐसा देख अभी अपना नाटक आगे बढ़ाते हुए कहता है, अभी क्या तुम मुझे ये नाश्ता खिला दोगी? मुझसे इस हालत में खुद से खाना नहीं खाया जाएगा। आद्या जल्दी से अभी की प्लेट लेती है और उसके आगे एक बाइट बढ़ा देती है। ये देख अभी पार्वती जी और श्रुति को काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही पार्वती जी श्रुति और जैसे बेड से उठा वैसे ही आद्या बोल ही रही थी कि अभी को उल्टी जैसा फील होने लगा। उसको बहुत उल्टी हुई। अभी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में अभी बेहोश हो गया। आद्या बहुत घबरा गई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पहले अपने आप को शांत करती है, फिर पार्वती जी को उठाने का सोचती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती उनके सामने जाने की। इसीलिए आखिरी में उसे राघव की याद आती है। वो अभी के फ़ोन से राघव को कॉल करती है। राघव अभी का कॉल देकर तुरंत कॉल उठा लेता है। आद्या डरी हुई आवाज़ में राघव को सब बता देती है। राघव उसको पहले शांत होने के लिए कहता है, फिर वो एक दवाई फ़ोटो से भेजता है और कहता है ये अभी सर की दवाई है। जब उनको ऐसा कुछ होता है तब मैं उनको यही दवाई देता हूँ। आद्या राघव के कहने के मुताबिक अभी को दवाई देती है। थोड़ी देर बाद आद्या अभी को कवर करके सुला देती है। आद्या अभी के पास बैठे रहती है। वो पूरी रात जगती है अभी के लिए और भगवान से प्रार्थना करती रहती है और ना जाने कब से रोई जा रही थी। सुबह करीब 5 बजे उसकी आंख लगती है और वो वैसे ही सो जाती है। सुबह 8 बजे अभी नींद से उठता है। वो उठते के साथ आद्या को देखता है जो उसके पास वाले कोने में सो रही थी और रोने की वजह से उसका मुंह थोड़ा सूजा हुआ दिखाई दे रहा था। अभी को रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो बस थोड़ा मुस्कुरा देता है और आद्या को उठा के बेड पर सुला देता है और खुद फ्रेश हो जाता है। कुछ देर बाद आद्या भी नींद से उठ जाती है। वो अपने आप को बेड पर देखती है। वो सोच ही रही होती है कि अभी बाथरूम से बाहर निकलता है। आद्या उसको देख जल्दी से उसके पास जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए पूछती है, आद्या अभी से बोलती है, तुम ठीक हो ना? तुम उठ क्यों गए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तुम थोड़ा आराम करो, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है। आद्या को अपने लिए इतना परेशान होता देख अभी को बहुत मज़ा आ रहा था। साथ ही आद्या पर प्यार भी आ रहा था। अभी ने मन में सोचा, अगर अभी इसको बता दिया ना एकदम ठीक हो चुका हूँ वो दवा खाकर, तो शायद ये फिर मुझे इस तरह से पूछेगी नहीं। मुझे अपनी तबीयत ख़राब करके ही आद्या के दिल में अपने लिए भावनाएं लानी पड़ेंगी, वरना ये मैडम तो कभी खुद से कुछ फील ही नहीं करेगी। अभिमन्यु को कुछ बोलता ना देख एक बार फिर उसको पूछिए, आद्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम चुप क्यों हो? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम्हारी अब तबीयत ठीक है ना? अभी नाटक करता है, अपने सर पे हाथ रखकर कहता है, नहीं आद्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहकर अभी जानबूझ के चक्कर आने का नाटक कर आद्या के कंधे पर सर रख देता है। आद्या उसको संभालती है और उसको सोफे पर बैठा देती है। आद्या तुम यहाँ बैठो, थोड़ी देर में फ्रेश होके आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बना लाती हूँ, ठीक है ना? और हाँ, तुम तब तक यहाँ पर आराम करना, यहाँ से उठना मत। अभी बेचारा सा मुँह बना के कहता है, ठीक है। आद्या जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। अभी उसको थोड़ा सा झटका लगता है। श्रुति पार्वती के कान के पास जाकर कहती है, श्रुति मम्मा ये लव बर्ड्स कितने प्यारे लग रहे हैं। पार्वती जी भी हाँ में सिर हिला देती हैं और दूर से ही उनकी बलाई लेती हैं और कहती है, इनके प्यार को किसी की नज़र ना लगे। यहाँ आद्या अभी को बहुत ही प्यार से नाश्ता करवा रही है। श्रुति को अपनी दोस्त माया का मैसेज आता है। वो मैसेज देख जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। श्रुति अभी कॉलेज में ही पढ़ाई कर रही थी। श्रुति का कॉलेज। श्रुति कॉलेज पहुंचकर पहले अपने दोस्त के पास जाती है। माया, यार श्रुति इतनी देर क्यों कर दिया तूने आने में? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। श्रुति ये सब छोड़, तू बता क्या इम्पोर्टेंट बताना था? माया, हाँ पहले चल कैंटीन चलते हैं, वहीं सब बताते हैं। कैंटीन में आने के बाद माया श्रुति को बताती है, कल तू कॉलेज नहीं आई थी, तब मिस लीना ने एक अनाउंसमेंट दिया था लास्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, मतलब हमारे लिए। श्रुति, अच्छा क्या अनाउंसमेंट थी, मुझे भी बता जरा। माया बोलती है, मिस लीना ने कहा है कि लास्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स को एक इंटर्नशिप करनी रहेगी अच्छी सी कंपनी, और उसका सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट करने के बाद फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट हमें दिया जाएगा और इंटर्नशिप कंफर्म होने के बाद में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी सबमिट करना है। वो सबमिट करना होगा, उसके बाद ही हमें एग्ज़ाम में मार्क्स दिए जाएंगे। श्रुति, क्या
अरे साहब, अरे यार तू ये सब क्या बोल रही है? माया फिर से बोलती है। हाँ लेकिन तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? तेरे तो भाई का इतना बड़ा एम्पायर है और वो तो बिजनेस टाइकॉन है। तुझे तो इसे चुटकी बजाते इंटर्नशिप और जॉब मिल जाएगी। श्रुति, नहीं माया, मैं अपनी योग्यता से इंटर्नशिप करूंगी, ना कि अपने भाई की पहचान से। माया गर्व वाली स्माइल के साथ कहती है। ये हुई ना मेरी बेस्ट फ्रेंड वाली बात। श्रुति, हाँ चल अब ज़्यादा मत बन, 15 मिनट बाद लेक्चर है। चल माया, अच्छा सुन, हम ये लेक्चर के बाद अपना रिज्यूमे बना लेंगे और कहाँ कहाँ अप्लाई करना है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? श्रुति, ठीक है चल अब। ओबरॉय इंडस्ट्री। शिवांश अपने कैबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। इतने में उसका असिस्टेंट रोनित नॉक करता हुआ अंदर आता है। रोनित, सर इस बार इंटर्न के लिए इंटरव्यू कब से शुरू करना है? शिवांश बिना उसकी तरफ देखे कहता है, अगले हफ्ते से। रोनित, ठीक है कहता है। रोनित शिवांश से कहता है, ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। शिवांश बोलता है, और तुमने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट की एक रिक्वायरमेंट पोस्ट की है? रोनित शर्मिंदा से ना कहता है। शिवांश उसको एक नज़र घूर के देखता है। रोनित, सॉरी सर, मैं अभी लिस्ट बनवाता हूँ और शाम तक पोस्ट कराता हूँ। शिवांश सिर्फ हाँ कह देता है। अभी अपने रूम में बैठा हुआ है और राघव से कॉल पर बात कर रहा है कि वो 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं आएगा। कुछ देर बाद आद्या कमरे में आती है। आद्या को देख अपना नाटक शुरू कर देता है। अभी जल्दी से अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने सर दबाने की एक्टिंग कर रहा होता है। आद्या अभी को इस तरह से जब देखती है तो वो उसके पास जाती है। आद्या उसको देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और उसके पास जाती है। आद्या उससे बोलती है, क्या हुआ अभिमन्यु, तुम ठीक तो हो ना? आद्या के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर अभी तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। और हो भी क्यों ना भाई, अपना प्यार के मुंह से पहली बार नाम सुनकर हर कोई खुश हो जाता है। फिर अचानक ही उसको अपना नाम प्यारा लगता है। आद्या, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अभी वो मुझे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आद्या, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ तक तो एलर्जी में सर दर्द नहीं होता। अभी अपना सर पकड़ते हैं। हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आद्या उसको देख उसके पास जाती है और उसके सर दबाने लगती है। अभी चुपचाप आद्या की गोद में सर रखे वहीं सो गया था। अभी के चेहरे पर इस वक्त जैसे दोनों जहां का सुकून था। यह वक्त पार्वती जो अभी को यह कहने आई थी कि वो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले क्योंकि उसकी दादी वहां आने वाली हैं। अभी और आद्या को यूं देखकर वो बस मुस्कुराकर वहां से चली जाती हैं। श्रुति इस वक्त अपने दोस्त के साथ उसके कॉलेज में एक गार्डन में बैठी होती है और अपने अपने लैपटॉप में रिज्यूमे बना रही हैं। माया अपना लैपटॉप श्रुति को दिखाकर कहती है, ये देख मैंने अपना रिज्यूमे बना लिया, तेरा काम कहाँ तक पहुँचा? श्रुति, लगभग पूरा हो चुका है। ये कहकर श्रुति अपना रिज्यूमे माया को दिखाती है। माया, चलो एक काम तो खत्म हुआ अपना, अब हमें अप्लाई करना है। श्रुति, हाँ एक काम करते हैं, इंटर्न की वेबसाइट पर देखते हैं, वहाँ से कोई सिलेक्ट करते हैं अपनी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है माया, हाँ ये सही रहेगा। और कुछ देर बाद माया श्रुति से कहती है, 3 कंपनी में अप्लाई कर दिया मैंने। श्रुति भी इस पर कहती है, मैंने भी 2 कंपनी में किया है। माया, और वो कौन सी कंपनी है? श्रुति, अभी ये सीक्रेट रखा है, 2 दिन तक हम दोनों को रिप्लाई आ जाएगा, फिर एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है माया, अच्छा चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। फिर दोनों लाइब्रेरी में चली जाती हैं। माया और श्रुति बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। रात को डिनर के बाद श्रुति अपने मेल्स चेक करती है। उसे ओबरॉय इंडस्ट्री से मेल आया था जिसमें उसे सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया था और साथ में उसे वहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई थी जो 2 महीने की थी। श्रुति बहुत खुश हो गई थी। उसने जल्दी से माया को कॉल किया। श्रुति, हेलो माया। माया, हेलो, हाँ बोल श्रुति। श्रुति माया को सब कुछ बता देती है लेकिन कंपनी का नाम नहीं कहती। माया, क्या तुझे भी इंटर्नशिप मिल गई? क्या संयोग है, मुझे भी आज शाम को ही मेल आया है, लेकिन तुझे कौन सी कंपनी से मेल आया? श्रुति, वो तुझे कल बताऊंगी, जल्दी कॉलेज आ जाना। माया, अच्छा फिर ठीक है, मैं भी तुझे कल ही बताऊंगी। फिर दोनों फ़ोन कट करके सो जाती हैं। श्रुति का कॉलेज। माया, क्या तुझे भी ओबरॉय इंडस्ट्री से इंटर्नशिप मिली है? यार मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक ही जगह इंटर्नशिप करेंगे, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है।
थैंक गॉड। श्रुति सैंडविच खाते हुए, तुझे किस बात का टेंशन है? माया, तुझे ना थोड़ी टेंशन हो रही थी। पहली बार किसी कंपनी में जाके काम करना और कॉलेज में रिपोर्ट और सब कुछ टाइम पर सबमिट करना। अगर कोई साथ होता ना तो अच्छा लगता है, मदद भी हो जाती है, लेकिन अकेले अकेले तो मुझसे ना हो पाता। श्रुति, अच्छा मतलब तू आराम करेगी और मुझसे मदद करवाएगी और मैं सारा काम करूँगी। वह क्या बात है? माया हंस देती है। श्रुति उसको घूरती है। माया, क्या यार, तू तो गुस्सा हो गई। देख, तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और पढ़ाई के साथ साथ तुझे बिजनेस का भी नॉलेज है। अपने भाई की मदद से तो तू सब आराम से कर लेगी, लेकिन मेरा क्या? माया बेचारे वाला मुंह बना के कहती है, एक तू ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, क्या तू मेरे लिए इतना नहीं करेगी? श्रुति, चल अब ज़्यादा नाटक मत कर, मुझे सब पता है। ये तेरा ड्रामा। यूं ही दोनों नोकझोंक करते हुए अपनी क्लास में चले जाते हैं। श्रेगिल हाउस। 3 काली कार आकर रुकती हैं। राघव जल्दी से बाहर आता है और कार का दरवाज़ा खोलता है। उसमें से करीब 60 साल की उम्र की एक महिला निकलती है। दिखने में तेज तर्रार और उनका रुतबा एकदम पुराने ज़माने की सास की तरह था। वो एक नज़र राघव को देखती हैं। राघव जल्दी से उनके आशीर्वाद लेता है। बदले में वो राघव को देखकर खुश होकर कहती हैं और राघव के सर पर हाथ रख देती हैं। फिर आगे बढ़ जाती हैं। राघव ड्राइवर से कहकर सामान अंदर लाने को कहता है। अभी का बेडरूम। अभी आद्या को अपनी बाहों में भर के सो रहा था और रात की बात याद कर रहा था। फ्लैशबैक। अभी नाटक करते आद्या से अपना काम करवाता और आद्या बस एक अच्छी बीवी की तरह उसका काम किए जा रही थी। आद्या को याद आया कि वो अपना फ़ोन लाना भूल गई है। वो अपना फ़ोन लेने के लिए चली जाती है। इतने में अभी को सुशांत का कॉल आया। अभी, बोलना, इतनी रात को कॉल क्यों किया? अभी सुशांत से बोलता है। सुशांत, यार बोलना, तूने इतनी रात को कॉल क्यों किया? सुशांत अभी की बात सुनकर कहता है, तबीयत पूछने के लिए। अरे यार, ऐसा क्या हो गया कि तू पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे पता है कि ऑफिस तेरा ही है, लेकिन फिर भी आज तक तूने इतनी लंबी छुट्टी नहीं ली, तो मुझे लगा कि कुछ गंभीर मामला होगा। चल बता अब। अभी, इतना कुछ खास नहीं हुआ है, कल से वैसे भी मैं आने का सोच रहा था। सुशांत, मुझे असली बात बता, क्या हुआ है तुझे? सच सच बता, वरना मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर। अभी जल्दी से बेड से उठ के बोला। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुझे यहाँ आने की। सुशांत, तो चल सब बता, मुझे अभी के अभी सब सच सच बता दे कि हुआ क्या है। अभी सुशांत को शुरू से लेकर आखिर तक सब बता देता। सुशांत, क्या तू भाभी को बेवकूफ़ बना रहा है? अगर उनको पता चल गया ना कि तू नाटक कर रहा है तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। अभी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चल अब तो फ़ोन रख, मुझे नींद आ रही है। सुशांत, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी बेड पर जा ही रहा होता है, उसकी नज़र आध्या पे पड़ती है जो उसके बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। अभी कुछ बोलने को ही होता है कि इतने में आध्या बेड से एक पिलो लेकर आती है। अभी के मुंह पर गुस्से से फेंकती है। अभी जल्दी से पिलो को पकड़ लेता है। इतने में आध्या बेड से एक पिलो लेकर आती है और दोबारा से अभी के मुंह पर लगता है। बेचारा अभी तक वो संभला भी नहीं था कि आध्या तीसरा पिलो उस पर फेंकती है। अभी पिलो से बचते आध्या के पास जाता है। अभी, आध्या रुको, क्या कर रही हो? लग जाएगी मुझे। आध्या बहुत गुस्से में थी। आध्या, लगने दो। वो फिर से एक पिलो उठाती है। इतने में अभी उसके हाथ से पिलो लेकर फेंक देता है और एक हाथ से उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, लेकिन आद्या को कोई होश ही नहीं था। वो तो अभी के छाती पे जोरदार मुक्के बरसाए जा रही थी। अभी को लग रहा था, लेकिन वो बस अपनी जान से प्यारी बीवी को देख रहा था। उसने आद्या का ये रूप बहुत ही पसंद आया था। अभी को लगा कि आद्या को उसका झूठ बोलना पसंद नहीं आया, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। आद्या गुस्से में थी और रो भी रही थी। उसको रोता देख अभी ने जल्दी ही उसको अपने गले से लगा लिया और चुप करने की कोशिश कर रहा था। अभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी आद्या। आद्या, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। आई हेट यू, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। अभिमन्यु अभी आद्या को अपने एकदम करीब करके अपना सर उसके सर से जोड़कर उसको शांत करने की कोशिश करता है। अभी, चुप हो जाओ आद्या, प्लीज़ आद्या, मेरे लिए चुप हो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। आद्या कुछ नहीं कहती तो
अभी उससे कहता है, अभी आद्या अभी भी नाराज हो क्या, प्लीज़ कुछ तो बोलो। आद्या अभी से दूर होकर कहती है, क्या बोलूँ, हाँ तुमको पता भी है उस दिन तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे कितना दर्द हुआ था, और तब से अभी तक तुमने जितनी बार भी कहा कि तुमको दर्द हो रहा है या तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डर लगता था कि कहीं फिर से तुमको वो सब ना हो और तुम यहाँ। इतना कहकर आद्या ने रो दिया। आद्या को अपने लिए इतना फिक्रमंद देखकर अभी से रहा नहीं गया और उसने आद्या को अपने सीने से लगा लिया। अभी सॉरी आद्या। आद्या अभी से दूर होकर कहती है, क्या तुमको अभी भी यही लग रहा है कि तुमने मजाक किया इसीलिए मुझे बुरा लगा। अभी उसका सवाल समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने में आद्या ने उसको बहुत बड़ा शॉक दे दिया, जिसे सुनकर अभी शॉक हो जाता है। आद्या ने अचानक अभी के होठों को किस कर लिया। आद्या अपनी नज़र चुराकर वहाँ से जाने लगी कि अभी ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसने आद्या को कमर से कसकर पकड़कर अपने होठों को आद्या के होठों से लॉक कर लिया। अभी ने आद्या को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले गया। उसने धीरे से आद्या को बेड पर लिटा दिया। इस बीच अभी ने किस करना नहीं छोड़ा था, अभी ने किस ब्रेक नहीं होने दिया था। अभी बहुत आराम से आद्या को किस कर रहा था, फिर आद्या के नेक पर आ गया। अभी को आद्या के जिस्म की खुशबू पागल कर रही थी। अभी आद्या को बहुत प्यार करता था और वो उसकी शरीर पर किस कर रहा था। इस चांदनी रात का नशा दोनों पर बहुत भारी होने लगा था। आज आद्या ने पूरी तरह से अभी को सौंप दिया था और अभी बहुत ही शिद्दत से अपने प्यार को पा रहा था। फ्लैशबैक खत्म। दूसरे दिन सुबह श्रुति माया को कॉल कर रही थी, श्रुति कहाँ है तू, तुझे पता भी है आज ऑफिस का पहला दिन है और तू कहाँ गायब है, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ और तू अभी तक नहीं आई है। माया उसके पास सुनकर कहती है, अरे मेरी माँ आ गई, बस 5 मिनट रुक जा। श्रुति 5 मिनट कब से बस यही लगाई जा रही है। देख अगर अब तू 5 मिनट में नहीं आई ना तो मैं चली जाऊंगी, फिर तू अकेले आना। माया, नहीं मेरी प्यारी दोस्त ऐसा मत करना, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ पक्का। श्रुति फ़ोन काट करके यहाँ वहाँ गुस्से में टहल रही होती है। इतने में माया आती है और कान पकड़कर सॉरी कहती है। फिर दोनों सीधे 5वें फ्लोर पर जाते हैं, क्योंकि जब वो इंटरव्यू देने के लिए आए थे तब उनको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया था, किस फ्लोर पर है सब कुछ बता दिया होता है, इसीलिए वो सीधे वहीं जाते हैं। वहाँ वो अपने सीनियर से मिलते हैं जो उनके जैसे फ्रेशर्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं और गुस्सा भी कर रहे थे। ये देख माया कहती है, माया यार क्या हम लोगों को डांट भी सुननी पड़ेगी। श्रुति बिल्कुल यार, अगर काम नहीं आएगा ठीक से तो सुननी भी पड़ेगी। पीछे से एक आवाज़ आती है, लेकिन अगर काम ठीक से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों वो दिशा में देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जिसकी उम्र करीब 23 साल की होगी, दिखने में काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। वो उन दोनों के पास चल कर आता है। वो लड़का, हाय मेरा नाम अर्जुन है। माया, हेलो सर मेरा नाम माया है और वह मेरी दोस्त श्रुति है। अर्जुन, इतना फॉर्मल मत बनो, मुझे पता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन अब हर लड़की सर करेगी तो फिर फ्लर्ट कैसे करूँगा। श्रुति और माया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अर्जुन हंसते कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत लो। अच्छा चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारी जगह और काम समझा देता हूँ। अर्जुन दोनों को थोड़ा बहुत बेसिक काम समझा देता है और फिर किसी को कॉल करके कहता है, हाँ भाई वो आ गई है। सामने से वो शख्स कहता है, ठीक है नज़र रखो उस पर। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। अर्जुन रवि का दोस्त है जिसने क्लब में आद्या को ड्रग्स दिए थे। श्रेगिल हाउस एक 60 साल की औरत राघव से कहती हैं, वो औरत, राघव जाके मेरे बेटे बहू को बुला कर लेकर आओ। राघव बोलता है, जी दादी। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं अभिमन्यु की दादी है, नीता श्रेगिल। राघव जल्दी से जाकर मिस्टर और मिसेस श्रेगिल को बुलाकर लाता है। नारायण जी अपनी माँ को देखकर खुश होते हैं, उनके पैर छूते हैं। पार्वती जी भी आकर जल्दी से अपने सास के पैर छू लेती हैं। नीता जी दोनों को आशीर्वाद देती हैं। वो पार्वती जी से पूछती है, नीता जी पार्वती अभी और श्रुति कहाँ है और अभी की बहू अभी तक उठे नहीं है क्या। पार्वती जी, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, आद्या तो रोज़ जल्दी ही उठ जाती है, कुछ दिन से अभी ऑफिस नहीं जा रही है ना, तो इसीलिए मैंने उसको बोला था देर से उठने को।
पार्वती जी बात संभाल कर कहती हैं, उनको अपनी सास का व्यवहार पता था कि वो देर से उठने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नीता जी फिर से बोलती हैं, अच्छा क्या अभी से ही बहू को बिगाड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी तुमने? मैं बहुत खुश हुई। नीता जी ने तेज कसते हुए कहा, पार्वती जी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्ची बहुत ही प्यारी है। नीता जी अच्छा जरा मैं भी तो देखूँ कैसी है नई बहू। जाओ राघव, जाकर बुलाकर लेकर आओ। माहौल देखकर नारायण जी अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप इतनी दूर से आई हैं, पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। नीता जी हाँ हाँ सही कह रहे हो नारायण। पार्वती मैं अपने कमरे में जाकर स्नान कर लेती हूँ। पार्वती जी माँ यहाँ राघव बाहर से अभी फ़ोन करके सब पूछ कुछ बता देता है। अभी जल्दी से आद्या को उठाता है और उसको तैयार होने को कहता है। वैसे तो अभी का बिल्कुल भी मन नहीं था आद्या को इतना जल्दी उठाने को, लेकिन हालात देखे वो कुछ कर नहीं सकता था। अभी और आद्या तैयार होकर जल्दी से नीचे आते हैं। आद्या ने आज साड़ी पहनी थी और बाल खुले रखे थे। आद्या बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन पार्वती जी आद्या को देख के कहती हैं, पार्वती जी बेटा आद्या तुम जाओ और चेंज करके आओ। आद्या लेकिन क्यों माँ, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अभी हाँ माँ इतना तो अच्छी लग रही है आद्या, फिर आप क्यों चेंज करने को बोल रही हैं? पार्वती जी अभी की बात सुनकर बोलती हैं, अभी बेटा क्या तुम अपनी दादी को नहीं जानते? वो आद्या को देखेंगी ना ऐसे तो ताने मारेंगी, नई नवेली दुल्हन और इतने फीके कपड़े, इसीलिए बेटा बोल रही हूँ कुछ अच्छा पहन के आओ। आद्या बोलती है, ठीक है माँ। कुछ देर बाद आद्या सीढ़ियों से उतर रही होती है। अभी तो बस ऐ पलक आद्या को देखे ही जा रहा होता है, उसको अपने आसपास का कुछ भी होश नहीं होता। कहने को तो आद्या बहुत ही सिंपल तैयार हुई थी, लेकिन कहते हैं ना सादगी में ही सबसे ज़्यादा सुंदरता छिपी हुई होती है। अभी आद्या के पास जाके उसको कहता है, अभी यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई वाइफी। आद्या थैंक यू और थोड़ा टेंशन में कहती है। अभी आद्या की बात समझ के उसको धीरे से कहता है, अभी मेरी दादी थोड़ी सख्त हैं लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी हैं और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आद्या इतने में नीता जी घर में बने मंदिर में जाती हैं और पूजा करके सबके पास आती हैं। अभिमन्यु अपनी दादी को देख के खुश होकर उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लेता है और आद्या को भी इशारा करता है। अभी नीता जी के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है और आद्या को भी पैर छूने का इशारा करता है। आद्या भी अभी के साथ उनका आशीर्वाद लेती है। नीता जी एक नज़र आद्या को देखते हैं। नीता जी क्या नाम है तुम्हारा? आद्या दादी जी मेरा नाम आद्या है। वो थोड़ा हिचकाते हुए बोलती है, नीता जी इतना हिचकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे सास ने मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा कि मेरे पोते की शादी हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? नीता जी पार्वती जी को देख के तंज कसती हैं। आद्या तो बस अंदर ही अंदर डरे जा रही थी, हे भगवान ये तो बहुत सख्त हैं, कैसे इनका सामना कर पाऊंगी, कैसे इनका दिल जीत पाऊंगी। नीता जी आद्या की तरफ देखकर बोलती हैं, आद्या 20 मिनट में मुझे नाश्ता चाहिए, वो भी सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना हुआ। मैं भी तो देखूं तुम्हारे साथ जो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी वो सच है क्या? आद्या ठीक है दादी जी। आद्या ये कहकर जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। नीता जी की बात सुन के पार्वती जी अपने कमरे में चली जाती हैं और नारायण जी को काम से बाहर जाना था, इसलिए वो भी अपने कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। सबके जाने के बाद नीता जी अभी को आवाज़ देती है, नीता जी अभी अभी जी दादी। नीता जी मेरे पास नहीं आएगा मेरा अभी? अभी ऐसा हो सकता है क्या दादी? दादी आई लव यू। नीता जी अब मेरे पोते की पसंद मेरी पसंद है, मैं थोड़ी ना कह सकती हूँ। अभी हाँ लेकिन दादी आपने उसको इतना बहुत ज़्यादा डरा दिया था। नीता जी बोलती हैं, बेटा मुझे सिर्फ उसकी सहन शक्ति देखना था, आजकल की लड़की की तरह तो वो मुँह जबारी नहीं करती। गलत बात, पर बस यही वजह से मैंने थोड़ी सी गलत बात की। अभी बात समझ में आई? मैं समझ गया दादी। आद्या का बना हुआ नाश्ता दादी को पसंद आता है। फिर वो आद्या से कहती है कि अब से उनका सारा काम आद्या ही करेगी। उसके बाद आद्या मेड के साथ मिलकर दादी के कमरे की सफाई कर रही होती है। यहाँ अभिमन्यु अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। आज नारायण जी की कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसीलिए आज उनको बेंगलुरु जाना पड़ रहा था। वो अपने रूम में तैयार होने के लिए चले गए और पार्वती जी भी अपना काम घर बैठे ही कर रही थी। दूसरी ओर ओबरॉय इंडस्ट्री श्रुति और माया को उनके सीनियर काम सिखा रहे थे। राजीव जो माया को काम सिखा रहा था वो माया से कहता है कि उसको फाइल में बॉस के सिग्नेचर कराने हैं तो ये करा ले। ये कहकर राजीव वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको दूसरा काम होता है। माया एक लड़की
से बॉस के कैबिन के बारे में पूछती है। वो लड़की कहती है कि वो 9th फ्लोर पर है। हाँ, लेकिन अभी तो वहाँ मत जाना। माया उसकी बात सुनकर कहती है, क्यों? वो लड़की, वो बॉस रेस्ट कर रही है। माया, लेकिन मुझे ये साइन लेना बहुत ज़रूरी है। वो लड़की, ठीक है तो जाओ, अगर बॉस की डांट सुननी हो तो। ये कहकर वो लड़की प्रिया चली जाती है। माया परेशान होकर श्रुति के पास आती है। श्रुति अपना काम कर रही थी। माया आकर श्रुति के पास बैठ जाती है। श्रुति, क्या हुआ? इतना मुंह क्यों लटकाया है? माया उसको सब बताती है। श्रुति थोड़ा गुस्से में कहती है, व्हाट? बॉस आराम कर रहे हैं? क्या मतलब है? यहाँ वो काम करने आते हैं या सोने के लिए आते हैं? ये तुम क्या बोल रही है माया? माया, यार जाने दे ये बात को, लेकिन अब मैं क्या करूँ वो बता। श्रुति, ला ये फाइल मुझे दे, मैं साइन लेकर आती हूँ। माया, आर यू श्योर? श्रुति, हाँ ला मुझे दे। श्रुति माया से फाइल लेकर कैबिन की ओर चल देती है। श्रुति लिफ्ट में जाती है कि उसको एक लड़की रोते हुए नजर आती है। श्रुति उसको पास जाके पूछती है। वो लड़की रोते हुए कहती है कि वो एक इम्पोर्टेंट काम से सर के पास गई थी, लेकिन सर आराम कर रहे थे, और जब वो लड़की ने सर को कुछ कहना चाहा तो सर ने वो लड़की को बहुत रूडली तरीके से बाहर जाने को कह दिया। अब श्रुति को सर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की को चुप करा के लिफ्ट में चली जाती है। वो कैबिन के पास जाकर दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। श्रुति अंदर जाती है। एक आदमी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। श्रुति ने अब तक अपने बॉस को देखा नहीं था, क्योंकि वो श्रुति को पीट करके कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन वो जानती थी कि ये कौन है। श्रुति की आहट सुनकर वो टर्न हो गई और अपनी आंखें बंद करी। वो अभी भी श्रुति के बोलने का इंतजार कर रहे थे। श्रुति उनको गुस्से से घूर के देखे जा रही थी। कुछ वक्त तक वहाँ बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। वहाँ बैठे हुए शख्स ने, जो कि वहाँ का बॉस था, उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे घूर घूर के देखना बंद करो और अपने वाले पर ऐसी नज़र डालना, जो काम है वो बोलो और जाओ यहाँ से। श्रुति डेस्क पर जाकर फाइल पटक देती है और गुस्से में आकर कहती है, श्रुति, माना आप सर हैं तो क्या आप अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही ट्रीट करोगे? वो लड़की प्रिया, जिसको आपने ना जाने क्या क्या कहा, वो बेचारी यहाँ से रोते हुए गई है। क्या आपको अंदाज़ा भी है सबके बाद आपकी वैल्यू कितनी डाउन हो जाएगी? लोग आपकी तरह तरह की बातें बनाएंगे। बनाने दो बातें, तुमको कौन सी मुझसे शादी करनी है? और वैसे भी ये मेरा ऑफिस है और इन सब का बॉस हूँ मैं, जो चाहे कर सकता हूँ। क्या तुम्हारा भाई अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से कभी ऐसे बातें नहीं करता? श्रुति, हाँ जरूर करते होंगे मेरे भाई बात, लेकिन कभी आपकी तरह नहीं, किसी को भी रुला दिया। ये कहकर श्रुति कहती है, ये फाइल है, इस पर साइन कर दीजिए, और वहाँ से जाने लगती है। इतने में उसको आवाज़ आती है, रुको। वो शख्स चलते श्रुति के पास ही आ रहा था। श्रुति पीछे मुड़ती है, तब तक वो उसके पास आ चुका था। श्रुति उसको अपने इतने करीब देखकर थोड़ा घबराने लगी थी, लेकिन वो उसको थोड़ा और पास आ गया। श्रुति बचने के लिए थोड़ा और पीछे हटने लगी, लेकिन जितनी श्रुति दूर जाती वो उसके उतने ही करीब आता। श्रुति अब वॉल से लग चुकी थी। वो अपना गला साफ कर थोड़ा हिम्मत जुटा के बोली, श्रुति, शिवांश ये क्या कर रहे हैं आप? जी हाँ दोस्तों, ये शिवांश ही है, अभिमन्यु के बचपन का दोस्त, जो उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है, और अब तो सुशांत का भी। शिवांश श्रुति से बोलता है, क्या हुआ मिस श्रुति, आप तो बहुत डर रही हैं। अभी तो बहुत गुस्से से मुझसे बातें कर रही थी, वो भी बिना डरे, अब क्या हुआ? श्रुति बोलती है, हाँ क्योंकि मैं गलत होते हुए नहीं देख सकती, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। शिवांश, ठीक है, अब जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगा। श्रुति उसको कंफ्यूज होकर देख रही थी कि इतने में शिवांश श्रुति के और करीब आ जाता है। श्रुति उसको इतने पास देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर वो श्रुति देखकर बोलता है, वो लड़की प्रिया, जो तुमको ना जाने मेरे बारे में क्या बोले जा रही थी, क्या तुमको पता है वो यहाँ किस लिए आई थी? शिवांश आगे कहता है, वो बस मुझे यहाँ पर शेड्यूस करने आई थी। अब भी तुमको मैं गलत लगता हूँ तो मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिवांश श्रुति के हाथ पकड़कर फाइल उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि उसने साइन कर दिए हैं। श्रुति ये सुनकर अपनी आंखें खोल के देखती है। शिवांश अपनी कुर्सी पर बैठ चुका है और वो बिना देखे कहता है, अगर तुम्हारा यहाँ से जाने के लिए दिल नहीं है तो कहो, मैं तुम्हारा कैबिन यहीं बनवा देता हूँ। श्रुति जल्दी से वहाँ से बाहर निकलकर लिफ्ट में चली जाती है।
श्रुति जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। श्रुति बहुत तेज से सांस ले रही होती है और अपनी तेज हुई सांसों को महसूस कर रही होती है। ये मुझे अभी क्या हो गया था, ये एहसास मुझे क्यों कभी सुशांत के पास आने पर नहीं आया। शिवांश का भी कुछ यही हाल था। वो अपनी आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगाए सब सोचकर मुस्कुराया जा रहा था। वो यही सोच रहा था जो अभी उसके साथ हुआ था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ श्रेय गिलावत अभी अपनी दादी को उनके कमरे तक छोड़ के किचन की ओर चला जाता है। आद्या दादी के लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाने में लगी होती है। इतने में अभी आकर उसको पीछे से गले लगा लेता है। अभी आद्या समझ जाती है कि ये अभी ही है, वो भी उसको गले लगाती है। अभी गले लगते हुए, क्या हुआ जान? आद्या, अभी मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। अभी, किस बात की? आद्या, दादी अभी ठीक है जान, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। दादी ये सब मेरी वजह से कर रही हैं। दादी को तुम पहले से ही पसंद हो और तुमको पता है इस घर के सारे फैसले दादी से पूछ कर ही होते हैं। तो अब तुम ही सोचो, क्या मेरी शादी का इतना बड़ा फैसला बिना दादी के हाँ हो पाता क्या? आद्या चौंकर, क्या? तो फिर वो सब क्या था जो वो सुबह बोल रही थी और मम्मी को ताने दे रही थी मेरी वजह से? वो सब क्या था? अभी भूल जाओ वो सब एक नाटक था तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने के लिए जो मैंने और दादी ने प्लान किया था। आद्या थोड़ा गुस्से में, अभी सॉरी वाइफी, पर क्या करूं, मुझे बहुत मज़ा आता है तुमको परेशान करने में। आद्या अभी का हाथ अपने ऊपर से हटा देती है और बिना कुछ बोले अपने काम करने लगती है और बेचारा अभी बस उसके पीछे पीछे पूरा किचन में घूम रहा होता है। सॉरी जान, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, प्रॉमिस। लेकिन आद्या कहाँ सुनने वाली थी और ये सब दादी और पार्वती जी मुस्कुराते हुए उनके साथ कुछ नौकर देख रहे थे। अब रॉय इंडस्ट्री। श्रुति माया के पास आकर बैठ जाती है। माया श्रुति को खोया हुआ सा देखकर श्रुति से पूछती है, माया क्या हुआ तुझे? श्रुति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। माया दोबारा श्रुति को आवाज़ लगाती है, फिर भी श्रुति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इस बार माया श्रुति को झकझोर कर हिलाती है। श्रुति अब होश में आ जाती है और माया से कहती है, क्या हुआ? माया बोलती है, ये तो मुझसे पूछ रही है, मैं कब से तुझे बुला रही थी, तुझे क्या हो गया? और श्रुति उसके बाद बीच में काटती है, ये ले तेरी फाइल, सर ने साइन कर दी है। माया, क्या? मुझे तो लगा कि वो तुझ पर भी गुस्सा करेगा। ये बता कि तुझे हुआ क्या है? श्रुति बोलती है कि इतने में उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन सुशांत का था जो श्रुति ने लव करके सेव किया हुआ था। माया को भी श्रुति के बारे में सब पता था कि वो सुशांत से ही प्यार करती थी। माया, ओहो जीजू का फ़ोन है, जा उठा के बात कर, मैं चलती हूँ। सुशांत, हेलो। श्रुति, हाय सुशांत। सुशांत बोलता है, क्या कर रही हो पीहू? श्रुति, ऑफिस में हूँ और क्या? सुशांत, क्या? कौन से ऑफिस में? श्रुति अपने मन में, ओह नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया? श्रुति, पूरी बात तो सुनो पहले ही हाइपर हो जाते हो। मैं बोल रही थी कि ऑफिस में थोड़ी ना होगी, पढ़ाई कर रही हूँ, कॉलेज में ही होंगी ना। सुशांत, ओह तो ये बोलो ना कि तुम तो मजाक कर रही हो। श्रुति, हाँ, वैसे तुमने फ़ोन किस लिए किया? सुशांत, तो क्या मैं अपनी होने वाली बीवी को फ़ोन भी नहीं कर सकता? श्रुति, क्या बीवी? ये क्या बोल रहे हो तुम? सुशांत, हाँ पीहू, मैंने ना तुम्हारे पापा और अभी से हमारे रिश्ते की बात हो गई है और वो मान भी गए हैं। अब हमारी जल्दी शादी हो जाएगी। मेरे पापा और तुम्हारा भाई अभी हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए हैं। श्रुति, सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सुशांत, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा जाने दो ये सब पीहू, मैं तुमको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। प्लीज़ बेबी, मना मत करना। मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ सोचा है, तुम आओगी ना? श्रुति, लेकिन तुम जानते हो सुशांत के जन्मदिन के दिन भाई मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं और शाम को पार्टी भी देते हैं, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? सुशांत, बस कुछ देर की तो बात है पीहू, देखो 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है और मुझे पता है कि तुम बिजी होगी, लेकिन क्या अपने सुशांत के लिए तुम टाइम नहीं निकालोगी? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं वादा करता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम शाम के 5 बजे मिलेंगे और फिर साथ में पार्टी में जाएंगे, ठीक है? श्रुति, अच्छा ठीक है, वे थोड़े हिंट तो दो, क्या सरप्राइज़ है? सुशांत, बस ये समझ लो कि सरप्राइज़ के बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब रॉय इंडस्ट्री। शिवांश अपने कैबिन में को सोच रहा था, फिर उसने थोड़ी देर बाद किसी को कॉल किया। सामने से आवाज़ आई, आदमी, जी बॉस। शिवांश, मैंने तुमको एक लड़की की फ़ोटो भेजी है,
तुमको उस पर नज़र रखना है, वो कहाँ है, क्या करता है, सब कुछ। और कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना। आदमी ठीक है बॉस। शिवांश फ़ोन कट कर देता है। अपने ड्रॉर से एक तस्वीर निकालता है। शिवांश, कैसे तुमको भूल जाऊं इतनी जल्दी, अभी तो तुम्हें बहुत दर्द देना बाकी है जो तुमने मुझे दिया था। इतनी जल्दी अपने आप से पीछा नहीं छुड़ाने दूंगा बेबी। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तब तक तुम अपने प्यार से मिलो, फिर कभी वो नहीं मिल पाएगा तुमसे। ये सब कहते शिवांश बहुत ही खतरनाक लग रहा था। श्रेगिल इंडस्ट्री अभी अपने असिस्टेंट राघव से पूरा शेरगिल विला सजाने को कहते हैं। साथ ही सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और श्रुति को लेते हैं जो अभी ने स्पेशली गिफ्ट मंगवाया था वो लाने को कहता है। राघव भी सारी तैयारियों में लग जाता है क्योंकि श्रुति की बर्थडे में सिर्फ 2 ही दिन बचा था, इसीलिए वो जल्दी से सारा काम खत्म करने लगता है। इतने में उसको किसी का फ़ोन आता है। कॉलर आईडी देखकर राघव खुश हो जाता है और जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। जैसे बात आगे बढ़ रही थी, राघव के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसने फ़ोन रखा और कुछ देर सोचने के बाद अभी के कैबिन में गया और उसको सब बातें बताई जो उसके प्रीति की हुई थी। ये सब सुनकर एक पल को तो अभी भी थोड़ा शॉक हो गया, पर फिर उसने उठकर राघव को गले से लगाया और बधाई देते हुए उसे शिमला जाने को बोला। अभी को खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन आद्या को भी ये बात बताना ज़रूरी था। आखिर प्रीति उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो है। जैसे तैसे पूरा दिन गुजर गया। अभी ने श्रुति की बर्थडे डेकोरेशन की जिम्मेदारी अपने दूसरे आदमी से करवाना शुरू कर दिया था। साथ ही में उसे श्रुति का बर्थडे गिफ्ट भी ले लिया था जो उसने बाहर से मंगवाया था। अभी श्रेगिल के हाउस के लिए निकल गया था। श्रेगिल हाउस। दादी आद्या को अभी की बचपन की बातें सुना रही थी और आद्या बड़े ही मज़े लेकर हंसे जा रही थी। इतने में श्रुति भी कुछ स्नैक्स और चाय लेकर आती है और अपनी भाभी और दादी के पास बैठ जाती है। तीनों मिलके बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में अभी घर में आता है, लेकिन उसको कुछ सर्वेंट के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। उसको लगता है सब अपने अपने रूम में होंगे। श्रुति का गिफ्ट लेकर वो अपने रूम में चला जाता है। अभी आद्या यहाँ पर नहीं है, ये भी मैडम पता नहीं कहाँ चली जाती है। उसको हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। उसने जाकर देखा तो ये दादी के कमरे से उसको आवाज़ आ रही थी। तब उसके पीछे किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो ये नारायण जी थे जो आज शाम को बेंगलुरु से आए थे और आवाज़ सुनकर वो भी इसी तरफ आ रहे थे। अभी, पापा आप कब आए? नारायण जी, शाम को मैं आराम कर रहा था, यहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही थी तो देखने चला आया। तुमने अपनी मम्मी को देखा? पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आए ऑफिस से। अभी मैं भी आद्या को ही ढूंढ रहा था पापा, वो भी पता नहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे भी बहुत देर हो गई आद्या को देखते हुए और वो कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। इतने में उनको फिर से आवाज़ आती है तो वो दोनों बिना देर के अंदर जाते हैं। आद्या और श्रुति हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे और दादी और पार्वती जी उनको बड़ी मज़ेदार बातें बताई जा रही थी। दादी के हाथ में अभी के और श्रुति के बचपन के फ़ोटो भी थे जिसमें दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। एक पल को तो अभी उसकी हंसी में खो सा गया। देखकर तुम्हारी हंसी हम होश गवा बैठे, होश में आने को ही थे कि तुम फिर मुस्कुरा बैठे। अभी, नारायण जी, अच्छा तो यहाँ हमारे बच्चों की बचपन के किस्से सुनकर मजाक मस्ती चल रही है। सब दरवाजे की ओर देखते हैं। पार्वती जी, आप कब आए? नारायण जी भी उनके पास बैठते बातें करने लगे, लेकिन अभी की आंखें तो अभी भी आद्या पर ही टिकी हुई थी। वो अपने आंखों के इशारे से आद्या को ऊपर चलने को कहता है। दादी, अभी बेटा आना यहाँ, देख तुझे तेरे बचपन की तस्वीर बताऊं। अभी अपनी दादी को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए आद्या के पास बैठ गया। सब बातों में लगे हुए थे, लेकिन आज अभी का मूड कुछ और ही था। वो बार बार आद्या की कमर पर हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था और आद्या उसका हाथ हटा दे रही थी। वो दोनों सबसे पीछे थे तो किसी का उन दोनों पर ध्यान नहीं गया। धीरे से अभी ने आद्या को ऊपर आने को बोला और खुद भी ऊपर चला गया। आद्या भी जैसे तैसे करके रूम में आई, लेकिन अभी यहाँ नहीं था। शावर का आवाज़ आ रहा था तो आद्या ने सोचा वो बात लेने गए होंगे। वो नीचे जा ही रही थी कि अभी ने उसको आवाज़ लगाई। अभी, आद्या मेरा टॉवल देना, मैं भूल गया था लेना। आद्या हाँ बोलकर अभी को उसका टॉवल देने चले गए। अभी ने जल्दी से आद्या का हाथ पकड़ा और उसको अंदर खींच लिया। आद्या शॉक होकर अभी को ही देख रही थी। ये क्या है? अभी मैं पूरी गीली हो गई।
अभी कुछ जवाब नहीं देता और बस आद्या को ही देखे जा रहा होता है। आद्या, ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी आद्या को शॉवर के नीचे खड़ा करता है, उसके बेहद करीब होकर कहता है, अभी हस्बैंड हूँ तुम्हारा, देखने का पूरा हक है मुझे और ये हक मुझसे तुम भी नहीं छीन सकते। आद्या ब्लश करने लगती है और वहाँ से जाने को होती है कि अभी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको वापस से बैक हक करता है। अभी आद्या के बाल को आगे की तरफ करता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर अपने प्यार के निशान छोड़ने लगते हैं। आद्या की आँखें पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। अभी आद्या को अपनी तरफ कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख किस करने लगता है। अभी आद्या के होठों को किस किए जा रहा था। धीरे धीरे अभी और भी आगे बढ़ने लगता है। आद्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही बहुत खुशी के पल एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन शेर गिलास। श्रुति, हाँ हाँ मेरी माँ, मैं पहुँचते ही सबसे पहले तुझे कॉल करूँगी। अब मेरा दिमाग खाना बंद कर, चल बाय। माया, बाय। माया अपने मन में सोचती है, पता नहीं लेकिन मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। श्रुति, अपने आप से चल। श्रुति, जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले वरना देर हो जाएगी। पार्वती जी, श्रुति बेटा इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो और वो भी इतना तैयार होकर? पार्वती जी श्रुति से पूछती है, श्रुति बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और वो भी इतना तैयार होकर? श्रुति, मम्मी बताया तो था आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसीलिए जल्दी जाना है। पार्वती जी, अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना, आज आधे के घर से भी सारे मेहमान आ रहे हैं। श्रुति, हाँ मम्मी जल्दी आ जाऊंगी। श्रुति जल्दी से अपना बैग लेकर घर से निकल जाती है। 20 मिनट बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वो अभी अपनी घड़ी को पहन रही थी इसीलिए उसका ध्यान नहीं गया और वो लिफ्ट को देखकर जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। उसको महसूस होता है कि किसी की नज़र उस पर है। वो अपना सिर ऊपर करके देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसके सामने शिवांश था जो उसको ही देखे जा रहा था। श्रुति अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। शिवांश धीरे धीरे उसके करीब आता है। श्रुति ये देखकर पीछे होने लगती है। श्रुति के लिए अब जाने की कोई जगह नहीं बचती। शिवांश उसके और करीब जाता है और उसके होठों के पास अपने होठ को ले जाने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही कम स्पेस थी। श्रुति शिवांश के करीब से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद भी श्रुति को कुछ एहसास नहीं होता तो वो आंखें खोलती है। उसको पता चलता है कि शिवांश सिर्फ नंबर प्रेस करने आया था। श्रुति एक चैन की सांस लेती है लेकिन वो भूल गई थी कि अभी भी उसका बॉस उसके साथ ही है। शिवांश बिना देखे श्रुति को ऑर्डर देता है, मेरे कैबिन से ब्लू फाइल लेकर मीटिंग रूम में आ जाना। इतने में 9वीं मंजिल आ जाती है और शिवांश वहाँ से मीटिंग रूम के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रुति ना जाने कितने देर तक उसको कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। श्रुति अपने आप से पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जब देखो तब मुझे गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। एक बार ये इंटर्नशिप खत्म हो जाने दो फिर देखना ये श्रुति क्या करेगी आपके साथ। श्रुति शिवांश के कैबिन में जाकर वो फाइल लेकर मीटिंग रूम में चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होते श्रुति शिवांश के कैबिन में जाती है। श्रुति, सर मैंने आपको कल बताया था ना, वो मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है तो मैं कॉलेज के लिए जा सकती हूँ। शिवांश, तुम सच बोल रही हो? श्रुति, हाँ मैं झूठ क्यों बोलने लगी। हाँ वो असल में लास्ट सेमेस्टर है तो इसीलिए फैकल्टी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मैं अब जाऊं? शिवांश, श्रुति थैंक यू सर। श्रुति बाहर निकलते कैब बुक करती है। करीब 5 मिनट में कैब में बैठकर वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। उसके निकलते ही उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। बॉडीगार्ड को उसके बॉस का कॉल आता है, बॉस उसके पीछे ही रहना, उसको शक न होने पाए और मुझे पल पल की खबर देते रहना। शिवांश अपने बॉडीगार्ड को श्रुति पर नज़र रखने को बोलता है। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड बोलते हैं, ठीक है बॉस। वहीं दूसरी तरफ शेर गिलास आधे की फैमिली आ चुकी थी। सब मिलकर बहुत सी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। हॉल में बैठकर उसके उलट अभी के कमरे में आधे नॉन स्टॉप प्रीति को और राघव को बोले जा रही थी। प्रीति, अरे मेरी माँ अब बस भी कर यार, कितना डांटेगी मुझे। अभी, हाँ जान बस करो अब। आध्या, क्या बस करूँ? हाँ मुझे बिना बताए दोनों ने शादी की और मुझे बताया भी नहीं। राघव, मैं वो बात ऐसी हो गई, जल्दी में हमें शादी करनी पड़ी, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। आध्या, चुप करो तुम दोनों। अभी और राघव, और तू ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा? मैं तेरी सबसे खास दोस्त हूँ।
एक बहन की तरह मैं तुझे मानती थी और तूने क्या किया। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, बाहर निकलो अभी। जान मैं भी आद्या। राघव अभी को इतना लाचार देखकर अपनी हंसी छुपाए खड़ा था। अभी गुस्से में राघव को एक नज़र देखता है। राघव सीधा खड़ा हो जाता है। प्रीति बस कर यार, अब मेरी बात सुन। आद्या नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी ठीक है हम चले जाएंगे, पर पहले एक बार बात तो सुन लो प्रीति की, प्लीज़। राघव हाँ मैम, आप एक बार बात तो सुन लो, फिर आपको जो फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। आद्या थोड़ा शांत होगा। ठीक है बोल। प्रीति आद्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। आद्या क्या? प्रीति हाँ, मैं राघव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमने सोचा था कि श्रुति की बर्थडे में हम सबको ये खबर देंगे कि हम शादी करने वाले हैं, लेकिन आद्या को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो खुश भी थी और गुस्सा भी। उसकी खास दोस्त ने उसको कुछ भी नहीं बताया। आद्या एक पल में अपना सारा गुस्सा भूलकर प्रीति के गले लग जाती है। प्रीति आई एम सॉरी यार। आद्या ठीक है, इस बार जाने दे रही हूँ, सिर्फ बच्चे के लिए। आद्या बोलती है इस बार प्रीति मैंने तुझे माफ़ कर दिया, और सिर्फ इस बच्चे के लिए, वरना मैं तुझे माफ़ नहीं करती। आद्या प्रीति के पेट की तरफ इशारा करके कहती है आद्या सॉरी राघव, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। राघव कोई बात नहीं मैम। आद्या मुझे मैम मत कहो, तुम मुझे भाभी कह सकती हो। अभी और राघव प्रीति और आद्या को कुछ देर के लिए अकेले छोड़कर सबके पास हॉल में आ जाते हैं। 5 स्टार होटल। रवि भाई वो कब तक आएगी? वो लड़का बस अब आती होगी। अर्जुन भाई आज तो हम मिलके बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, इस दिन का हमको कितने टाइम से इंतजार था। वो लड़का बिल्कुल, एक बार शेरगिल को सबके सामने बदनाम कर दें, उसके बाद पार्टी ही पार्टी करेंगे। रवि हाँ भाई, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहले भी हमारा प्लान फ्लॉप हो गया था वो आद्या की वजह से। अगर उसकी शादी अभिमन्यु से ना होती तो वो आज आपकी बाहों में होती भाई, और वो अभिमन्यु का नाम और रुतबा सब कुछ छीन लेते हम। वो लड़का चिंता मत करो, हमारे हाथ से कुछ नहीं गया है, बस कुछ देर है और फिर शेरगिल का नाम और निशान मिट जाएगा। अर्जुन भाई आपका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, लगता है वो आ गई। वो लड़का बोलता है, अपना फ़ोन उठाकर बात करता है। वो लड़का सुनो तुम दोनों, मैं उसे यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तुम एक बार अच्छे से सब चेक कर लो, और हाँ इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से चेक कर लो। सारे कैमरे लग चुके हैं ना, सही लगे हैं या नहीं लगे हैं? अर्जुन रवि ठीक है भाई, हम सब चेक कर लेते हैं, और हाँ भाई बाकी का काम आप संभाल लेना, हम चलते हैं। और हाँ एंजॉय करना। जो 2 बॉडीगार्ड श्रुति के पीछे थे वो अपने बॉस को कॉल करते हैं। बॉडीगार्ड बॉस यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो लड़की को कोई अपने साथ लेने आया है। बॉस ठीक है, तुम भी उनका पीछा करते रहो और श्रुति को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। कौन है? रवि और अर्जुन के साथ मिला हुआ जो शेरगिल को बर्बाद करना चाहता है, और श्रुति के पीछे ये बॉडीगार्ड किसने लगाए हैं? कौन है इनका बॉस? श्रुति बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाली है और वो इस बात से अनजान है क्या? 5 स्टार होटल। श्रुति हम कहाँ जा रहे हैं? सुशांत बेबी मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और ये सरप्राइज तुमको ज़िंदगी भर याद रहेगा। श्रुति क्या सच में? थैंक यू सो मच सुशांत। अरे पहले सरप्राइज तो देखो फिर थैंक यू बोल देना। श्रुति मुझे ना बहुत भूख लगी है, क्या हम कुछ खा ले पहले? सुशांत अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ, तुम यहाँ बैठो, फिर हम कुछ खा के चलते हैं। ओके बेबी। श्रुति बोलती है ठीक है। करीब 15 मिनट बाद श्रुति और सुशांत चल पड़ते हैं। सुशांत बैठ जाओ। श्रुति बेड पर बैठ जाती है। हम यहाँ क्यों आए हैं सुशांत? तुम मुझे कहीं और भी गिफ्ट दे सकते हो ना, तो यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? श्रुति को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो सुशांत से कुछ नहीं बोलती है। सुशांत ड्रिंक बनाते हैं। हाँ दे सकता था बेबी, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रूम बुक कर लूँ, गिफ्ट भी दे दूंगा और प्यार भरी बातें भी हो जाएंगी। श्रुति वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी सुशांत रूम बुक करने की क्या ज़रूरत थी? इस बार सुशांत थोड़ा गुस्से में कहता है, क्या हो गया श्रुति तुमको? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, क्या हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? और अगर मैंने रूम बुक कर भी लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत करूँगा तुम्हारे साथ? ठीक है अगर ऐसा ही है तो चलो हम कैफ़े में ही बैठकर वहीं तुम्हारा गिफ्ट भी दे दूँगा, चलो यहाँ से। श्रुति बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सुशांत, वो मुझे बस कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, सॉरी यार। सुशांत बोलता है
अच्छा लगेगा भी क्यों, अब तो तुम रोज वो शिवांश से जो मिल रही हो, क्या पता तुम्हारा पुराना प्यार फिर जाग गया हो। श्रुति बोलती है। तुम क्या बोल रहे हो सुशांत, तुमने सोच भी कैसे लिया। सुशांत तो और क्या बोलूं, पहले तो तुम कभी मुझसे किसी चीज़ के लिए ना नहीं करती थी, मुझे पहले तुम किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी, लेकिन जब से वो आया है तुम बस काम का बहाना बना के मुझसे मिलने भी नहीं आ रही हो। श्रुति बंद करो ये बकवास। श्रुति थोड़ा गुस्से में कहती है। बताओ तुम क्या करना है जो मैं नहीं करने दे रही हूँ, आज वही होगा जो तुम चाहोगे। सुशांत ये हुई ना बात, अब लगता है इस ड्रिंक की जरूरत नहीं है। कम ऑन बेबी, मुझे किस करो। श्रुति ने बोल तो दिया था, लेकिन सच तो ये है कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सुशांत को किस करने की। श्रुति और सुशांत काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे, लेकिन आज तक श्रुति ने अपने आप को कभी टच भी नहीं करने दिया था। फ्लैशबैक, उसके दिल में आज भी शिवांश के लिए जगह है। श्रुति शिवांश से बहुत प्यार करती थी, ये बात शिवांश भी जानता था। बचपन में शिवांश और अभिमन्यु की बहुत बनती थी, ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। शिवांश ज़्यादातर अभी के घर आता था पढ़ाई के लिए, या तो अभी आता शिवांश के घर और वो हमेशा श्रुति को भी अपने साथ लेकर आता। एक दिन ऐसे अभी शिवांश के घर आया था श्रुति को लेकर, अभी कुछ काम से बोलकर बाहर गया था। श्रुति और शिवांश अकेले स्टडी रूम में बैठे थे। श्रुति ने आज काफ़ी हिम्मत करके शिवांश को अपने दिल की बात कह ही दी थी। इस वक्त श्रुति 7वीं में थी। श्रुति एक बात बोलूँ आपसे, श्रुति को बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आज सब कुछ कहना चाहती थी शिवांश से। श्रुति हिम्मत करके बोली, एक बात बोलूँ आपसे। शिवांश बोलो, चुप तो तुम रहोगी नहीं। श्रुति आप हमेशा मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं। शिवांश तो कैसे बातें करूँ। श्रुति जैसे पापा मम्मी से बातें करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा से बात करती हैं। शिवांश तुम क्या बोल रही हो, किसने बताया है तुम्हें ये सब। श्रुति मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ। शिवांश तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। श्रुति वो मैं आप। शिवांश तो क्या, आगे बोलो ना, क्या बोले जा रही हो। श्रुति कुछ बोलती उसके पहले अभी और शिवांश की कॉमन फ्रेंड प्राची वहाँ आ गई। प्राची हाय गाइस। प्राची के आते शिवांश को गले लगाती है और गाल पर किस करती है। ये देखकर श्रुति वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। श्रुति के जाने के बाद शिवांश बहुत डांट लगाता है प्राची को और उसको कहता है कि अगर आज के बाद ये हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये कहकर वो श्रुति को ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती। ड्राइवर कहता है कि अभी सर के ड्राइवर मैम को लेकर गए हैं। शिवांश को पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिन हो चुके थे। 2 दिन श्रुति शिवांश को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगी। एक दिन जब शिवांश अभी के घर आया तो उसने अभी से श्रुति के बारे में पूछा। शिवांश श्रुति कहीं दिख नहीं रही है, अभी पता नहीं उसको क्या हो गया है, कुछ बात ही नहीं कर रही है हमसे, पर वो तेरी बात ज़रूर सुनेगी, मैं उसको बुलाता हूँ। इतने में श्रुति स्टडी रूम में आती है। अभी मैं तुझे बुलाने वाला था। अभी श्रुति से बोलता है कि कहाँ चली गई थी तू, मैं तो तुझे ही बुलाने वाला था। श्रुति बोलती है भाई वो आपका दोस्त आया है सुशांत। अभी ठीक है, उसको मिलकर आता हूँ, तुम दोनों बातें करो। श्रुति भी जाने कोई कि शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रुति एक तक शिवांश को देखती रही। शिवांश को अपनी गलती का एहसास हुआ जो उसने अपना हाथ हटा लिया। शिवांश क्या हुआ है तुमको। श्रुति कुछ नहीं शिवांश। शिवांश अगर कुछ नहीं हुआ तो बात क्यों नहीं कर रही हो, हाँ चुप क्यों हो, मुझसे बात करो ना कुछ। श्रुति आपको इस सब से क्या है, आप जाए ना प्राची के पास, मुझे सब पता है, वो प्राची आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उससे शादी भी करेंगे। शिवांश पहले तो ये रोना बंद करो और चुप करके बैठो यहाँ। श्रुति शिवांश के कहने पर उसके पास काउच पर बैठ जाती है। शिवांश देखो श्रुति, प्राची बस मेरी एक अच्छी दोस्त है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो उसने किया था उस दिन में, मैंने उस दिन उसको बहुत डांटा था, मैं उसको बहुत डांट चुका हूँ। और एक बात, तुम क्यों ये सब मुझसे बोल रही हो, अगर मैं प्राची से शादी भी कर लूँ तो। शिवांश कुछ बोल पाता उसके पहले श्रुति ने शिवांश के होठों पर अपने होठ रख दिए और वहाँ से भाग गई। शिवांश को उसके सारे सवाल के जवाब मिल चुके थे। वो खुश भी था और हैरान भी कि श्रुति में इतनी हिम्मत आई कैसे। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे के पास से अभी की तेज आवाज़ आई। अभी शिवांश तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। शिवांश अभी तो पहले मेरी बात तो सुन। अभी क्या सुनना, हाँ
क्या सुनूं मैं तेरी, ये सब देख लिया मैंने। ऐसी ही बात बहुत आगे तक पहुंच गई और उनके घर में पता चल गया, लेकिन वो दोनों ने श्रुति की इज्जत बचाने के लिए कुछ और बहाना बना दिया। फिर क्या था, बस वहीं से अभिमन्यु और शिवांश के बीच एक जंग शुरू हो गई और इस जंग को अंजाम सुशांत ने ही दिया था। वहीं वो दिन पहले स्टडी रूम में आया था। उसने शिवांश और श्रुति की सारी बातें सुन ली थी और जब श्रुति ने किस किया शिवांश को, उसने वो वीडियो लेकर अभी को दिखाया और ना जाने उसको क्या कुछ कहा। सुशांत अपने मन में, तुमसे अभिमन्यु तुम्हारा सब कुछ मैं एक दिन छीन कर रहूंगा, देख लेना तुम, फिर पछताओगे तुम। सुशांत ने अभिमन्यु को शिवांश और श्रुति के खिलाफ भड़का दिया था। फ्लैशबैक ओवर। श्रुति ने हिम्मत ही नहीं थी सुशांत को किस करने की। सुशांत जबरदस्ती किस करने लगा उसके साथ। वो श्रुति को किस कर पाता कि किसी ने पीछे उसको पकड़ लिया और एक पंच उसके चेहरे पर मारा। ये कोई और नहीं बल्कि शिवांश था, जिसने अपने बॉडीगार्ड्स को श्रुति के पीछे लगाया था। और जब सुशांत और श्रुति कैफे में थे तब शिवांश उनके रूम की एक्स्ट्रा चाबी लेकर अपने पैसे की पावर का उपयोग करके उनके रूम में आया था। शिवांश को वहां देखकर श्रुति के जान में जान आई। शिवांश लगातार सुशांत को मारे जा रहा था। शिवांश ने उसके बॉडीगार्ड को बुलाकर शेरगिल हाउस ले जाने को कहा और साथ सुशांत के साथी यानी कि रवि और अर्जुन को भी। शिवांश श्रुति के पास गया। श्रुति बस रोई जा रही थी, उसमें हिम्मत नहीं थी शिवांश का सामना करने की। एक तो वो उसको झूठ बोलकर आई थी। तो मैडम हो गया आपका असाइनमेंट सबमिट। उसकी ये बात सुनकर श्रुति कुछ नहीं कहती है, बस वो रोई जा रही थी। उसकी हालत खराब होने लगी थी। शिवांश अगर अब हो गया हो तो चले। श्रुति उसके साथ चल तो देती है। दोनों साथ में कार में बैठकर शेरगिल हाउस पहुंचते हैं। शिवांश अपने परिवार को भी बुला लेता है। वहाँ कुछ देर बाद श्रुति, बताओगी हुआ क्या है? नारायण जी श्रुति से पूछते हैं। अभी बोलो श्रुति, कुछ किया क्या इसने? शिवांश को घूर कर श्रुति अभी चुप थी। शिवांश अपने बॉडीगार्ड से लेकर आओ उन तीनों को। सुशांत के चेहरे पर मास्क लगाया होता है तो कोई उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन रवि और अर्जुन को देखकर आद्या को याद आता है पार्टी वाला दिन। वो अभी को कहती है, आद्या अभी ये वही लड़का है जिसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। अभी क्या मतलब? वो फोटो ये लोगों ने मीडिया में दिया था। शिवांश नहीं, वो फोटो इसने दिए थे। ये सारा प्लान इसका था। सुशांत की तरफ इशारा करते अभी, कौन है ये? हाँ। शिवांश जाकर सुशांत का मास्क हटाता है। सुशांत को देखकर अभी और बाकी सारे भी हैरान हो गए थे। अभी गुस्से में, ये क्या तमाशा शिवांश, मेरे दोस्त के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम तुम्हारी लगाने की हिम्मत कैसे हुई? शिवांश दोस्त, ये कहते शिवांश एक पन सुशांत के मुंह पर मारता है। बता सच सबको। सुशांत शुरू से लेकर सारी बातें बताता है अभी को। अभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अब तक ऐसे इंसान को अपना दोस्त मानता था जिसने हमेशा उसे गिराना चाहा था, जो कि हमेशा उसका बुरा चाहता था। अभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था तू ये सब करेगा मेरे साथ, वो भी बस पैसे के लिए। तूने मेरी दोस्ती मुझसे छीन लिया। शिवांश मेरी बहन की इज्जत के साथ खेल रहा था और मेरी बीवी पर इतनी बुरी नज़र। अभी उसके पास जाकर उसको मारने लगता है। नारायण जी अभी को रोकते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आकर सुशांत और रवि अर्जुन को वहां से लेकर जाती है। 2 वर्ष बाद आज शेरगिल हाउस और ओबरॉय मैंशन काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। और सजाए भी क्यों ना, आज श्रुति और शिवांश की शादी जो होने वाली थी। अरे हाँ, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि 1 साल में क्या हुआ। ठीक है चलो मैं आपको सब बताती हूँ। सुशांत के सारे राज खुलने के बाद अभी को एहसास हुआ कि उसने शिवांश को बहुत बुरा समझा। वो हालात ही कुछ ऐसे थे कि वो क्या करता, लेकिन वो सब कुछ भूलकर शिवांश के पास गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। शिवांश पहले तो काफ़ी नखरे दिखाए, पर सच तो ये था कि वो भी अपने जिगरी यार के बिना नहीं रह सकता था। आखिरकार बचपन के जो दोस्त थे शिवांश से भी सब कुछ भुलाकर अभी को गले से लगा लिया। दोनों के मामला सुलझने के बाद आई बारी हमारी श्रुति की, जो अभी की खामोश खड़ी थी। रिधिमा जी और पार्वती जी के जबरदस्ती करने पर शिवांश गया श्रुति के पास और उसको बोला, शिवा अपना गला ठीक करते, मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। और देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बेचारा जेल में गया, तो अब वो बाहर तो नहीं आने वाला। तुम भी अब अकेली हो ही गई हो। तो श्रुति रिधिमा जी से, आंटी मुझे तो लगा था ये बिजनेसमैन बन गया तो थोड़ी समझ आ गई होगी, लेकिन नहीं, ये तो प्यार का इजहार भी किसी
किसी बिजनेसमैन प्रपोजल की तरह कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट में फ़ायदा है तो हम इस पर इन्वेस्ट करें। हाँ, ये भी क्या बात हुई भला। इस बात पर श्रुति की बात सुनकर सब हंसे जा रहे थे। वहीं शिवांश गुस्से में उसको देख रहा होता है। शिवांश पार्वती जी से, आंटी मुझे माफ़ करना, ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपकी बेटी में बिल्कुल भी समझ नहीं है कि जब घर के बड़े हो तब ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ नाम के कॉलेज में पढ़ती है, अकल तो अभी भी किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह ही है। दादी ठीक है, अब बस करो तुम दोनों। हम जानते हैं कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि श्रुति की पढ़ाई ख़त्म होते ही दोनों की शादी करा देंगे। अब तो खुश हो तुम दोनों। हंसी खुशी से दोनों परिवार फिर से एक हो ही गए। वहीं प्यार, वहीं छोटी मोटी नोकझोंक में कब एक साल निकल गया पता ही नहीं चला। सभी हंसी खुशी रहने लगे। प्रेजेंट टाइम शेरगिल हाउस में सारी तैयारी फिर से एक बार चेक कर लो। राघव, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब काम अच्छे से करना, किसी भी काम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना माँ का तो पता है ना तुम्हें। पार्वती जी कहती हैं, राघव आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं सब देख लूँगा। प्रीति आते हुए, प्रियांश प्लीज़ चुप हो जाओ, चलो मैं तुम्हें पापा के पास ले चलती हूँ। प्रीति राघव से, ये देखिए ना कितना रो रहा है, चुप करना जरा इसे, मुझे तैयार होना है। राघव, प्रीति तुम देख रही हो, मुझे और भी बहुत सारी तैयारी करनी है, सब चेक करना है अच्छे से हुआ है कि नहीं। और तुम स्मिता जी, अरे लाओ प्रियांश को मुझे दो, जाओ तुम दोनों सब अपना काम करो, मैं हूँ ना अपने प्रियांश बाबा के पास। स्मिता जी, नानी के पास रहेगा, प्रियांश है ना। नारायण जी और संदीप जी बाहर गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। दादी श्रुति के पास बैठकर उसको घर गृहस्थी कैसे चलानी है सबको समझा रही थी। पूरा परिवार तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन अभी के कमरे का तापमान कुछ और ही बता रहा था। आद्या, अभी बस करो, और नहीं अभी, बेबी गर्ल अभी नहीं तो कब, मुझे तो अभी करना है। आद्या भी प्लीज़, आज श्रुति और शिवांश की सुहाग रात है, हमारी नहीं अभी, इसीलिए तो अभी मना रहा हूँ। रात में मेरी प्रिंसेस के साथ सोना होता है, इसीलिए मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया। आद्या, ये क्या बात हुई, अभी रात में वो कितना परेशान करती है और सोने भी नहीं देती ठीक से मुझे, और आप हो कि दिन में परेशान करते हो। बस कुछ दिन, श्रुति की शादी के बाद ना मैं 1 महीने के लिए शिमला जाने वाली हूँ, उसके बाद रहना आप दोनों बाप बेटी आराम से, और मैं भी वहाँ आराम से रहूँगी। आप दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है अभी। अच्छा, तो मैडम ने ये प्लान बनाया है तो फिर ठीक है, 1 महीने का डोज ये कुछ दिन में देना पड़ेगा। आधे क्या अभी, वाइफी पूरा कमरे में बस आद्या की आहें ही सुनाई दे रही थी। 2 घंटे बाद श्रुति और शिवांश आखिरी फेरा ले रहे थे। पंडित जी कहते हुए विवाह संपन्न हुआ। वो दोनों सबके पैर छू रहे होते हैं। आद्या, आखिरकार शादी हो ही गई, चलो फैमिली फ़ोटो लेते हैं। फैमिली फ़ोटोज शेरगिल का पूरा परिवार और उनके साथ आद्या और बाकी सब भी थे। आद्या के साथ अभी की एक प्यारी सी बेटी अदिति होती है साथ में, ओबरॉय के परिवार और शर्मा का परिवार, स्मिता जी, संदीप जी, प्रीति और राघव, और हाँ उनका प्यारा सा प्रियांश भी होता है। अभी धीरे से आद्या से कहता, तो मैडम कैसा रहा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से परमानेंट तक का सफ़र। आद्या, बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई लव यू अभी, आई लव यू टू। प्रीति जोर से कहती है, चीज़, साथ में सब कहते हैं चीज़, तो और उनकी प्यारी सी फ़ोटो खिंच जाती है। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, प्यार से कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।